पिछले 3 साल से जो सारे रिकॉर्ड्स तोड़कर मार्शल आर्टिस्ट टूर्नामेंट जीतकर चाइना के मार्शल मास्टर बने हैं, जिन्हें हम ब्लैक ड्रैगन के नाम से जानते हैं, आज आखिरकार वो हमारे सामने आने वाले हैं। मार्शल मास्टर कहाँ है? अभी तक आए क्यों नहीं? इन्हें वो क्या देखो। हुआ? ये क्या चल रहा है? मास्टर, बुरी खबर है, आपकी मॉम हॉस्पिटल में है। सुनिए, मास्टर गायब हो गए हैं। क्या? माँ, ये किसने किया? बताइए, ये किया किसने? तुम इन सब से दूर रहो। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आप मुझे बताइए, ये किसने किया? तुम इन सब से दूर रहो। मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। माँ, मुझसे एक वादा करो। बताइए माँ, क्या वादा करना है? मुझसे वादा करो, तुम कभी किसी को नहीं बताओगे कि तुम मार्शल मास्टर हो। माँ, ये आप... अगर तुमने वादा नहीं किया तो मुझे कभी सुकून नहीं मिल पाएगा। हाँ माँ, आप नाराज ना हो। मैं वादा करता हूँ कभी किसी को नहीं बताऊंगा, पक्का वादा। माँ, मैंने 3 साल के लिए अपनी पावर सील कर दी हैं। अब नहीं लड़ूंगा। 3 साल में मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में कोई नया मार्शल मास्टर बन जाएगा, फिर कोई तुम्हें ढूंढने नहीं आएगा और तुम पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। डेविड बेटा, अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना, उसे बुरे लोगों से बचा कर रखना और अपना भी बहुत ख्याल रखना बेटा। माँ! माँ! वाह, सीनियर आप तो कमाल के हैं। सही कहा, सीनियर सच में कमाल के हैं। उनकी स्किल्स बहुत कमाल की है। तुम नौकर कहीं के, दूर रहो मुझसे, निकलो। सीनियर, मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन से डायरेक्टर एल्फ्रेड आए हैं। शायद वो वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के स्लॉट्स के सिलसिले में आए हैं। वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होने वाला है और लिस्ट में तुम्हारा नाम भी है। चलो देखने चलते हैं। सच में? हे, रुको रोजी। क्या कर रहे हो? हमें मार्शल आर्ट्स सिर्फ फिट रहने के लिए करनी चाहिए, ना कि लड़ने के लिए। तुम टूर्नामेंट में मत जाओ। डेविड, तुमने खुद तो जिंदगी में कुछ किया नहीं, मुझे भी रोककर अपने जैसा बनाना चाहते हो? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रोजी, ये टूर्नामेंट बहुत ही खतरनाक होता है और तुम्हें अभी बहुत सारी चीजें नहीं पता क्योंकि तुम यहाँ नहीं थी। माँ का नाम भी मत लो। तुम तो 3 साल में उनके कातिल को भी नहीं ढूंढ पाए, पर मैं तुम्हारी वाली गलती नहीं करूंगी। तुम देखना अब मैं क्या करती हूँ। मैं टूर्नामेंट में जाऊंगी, अपनी काबिलियत से आगे बढ़कर मैं अपनी माँ के कातिल को ढूंढूंगी और उस दरिंदे को अच्छा सबक सिखाऊंगी। अपनी काबिलियत से जिंदा नहीं छोड़ूंगी उसे। रोजी, सुनो, डेविड, तुम रोजी को रोक कर उसके रास्ते का कांटा मत बनो। रोजी बहुत टैलेंटेड है और मार्शल आर्ट स्कूल में टॉप 3 में आती है। इस टूर्नामेंट में वो जरूर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। मैं इस टूर्नामेंट में और आंटी के कातिल को ढूंढकर उससे बदला लेने में रोजी की पूरी मदद करूंगा। कातिल से बदला मैं ले लूंगा, पर अभी नहीं। तुम बदला लोगे? होश में तो हो? तुम बस एक नौकर हो और अगर तुम हमारे रास्ते में ना आओ तो बहुत अच्छा होगा। बदला लेना तुम्हारे बस की बात नहीं है। रोजी, तुम्हारा भाई कैसा है? डरपोक कहीं का। ये मेरा भाई नहीं है। मेरा भाई मार्शल आर्ट्स का हीरो होता, एक चैंपियन जिससे सब डरते, ना कि कोई डरपोक जो अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे ना बढ़ने दे। अच्छे से सफाई करना। जोई, पिछले कुछ महीनों से मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट डिले हो रहा था, पर अब ये होने जा रहा है। आपके स्कूल से 3 स्टूडेंट जा सकते हैं। आप किन्हें भेजेंगे? डायरेक्टर एल्फ्रेड, इसका फैसला मैं पहले ही कर चुका हूँ। सबसे पहले मेरा सबसे होनहार स्टूडेंट डैनियल ब्राउन। डैनियल ब्राउन? वो तो काफी समय से ट्रेनिंग कर रहा है और काफी टैलेंटेड भी है। मैंने इसके बहुत चर्चे सुने हैं। आपने बहुत अच्छा फैसला किया। दूसरा कौन है? दूसरे नंबर पर मेरा बेटा जेम्स हॉल। डायरेक्टर एल्फ्रेड, मैं इसे अपने बेटे की हैसियत से नहीं बल्कि इसके टैलेंट की वजह से भेजना चाहता हूँ।
सही है, जो लायक हो उसे ही भेजना चाहिए ताकि निराशा ना हो। और तीसरा स्टूडेंट? और तीसरे नंबर पर मैं अपनी होनहार स्टूडेंट रोजी को भेजूंगा। रोजी, डायरेक्टर एल्फ्रेड को ग्रीट करो। मैं रोजी वेस्ट आपको ग्रीट करती हूँ। मास्टर जोई, ये टूर्नामेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। चाइनीज मार्शल आर्ट्स का सवाल है। अगर फ्यूजन स्कूल में टैलेंट की कमी है तो आप ऐसे ही स्लॉट्स पूरे करने के लिए किसी लड़की को तो मत भेजिए। डायरेक्टर एल्फ्रेड, आपको कोई गलतफहमी हुई है। रोजी के स्किल्स बहुत अच्छे हैं, वो बहुत टैलेंटेड है। पूरे स्कूल में ये ही एक लड़की है जो डैनियल को टक्कर देती है। इसे टूर्नामेंट में भेजना सही रहेगा। मुझे पूरा यकीन है रोजी मुझे निराश नहीं करेगी। चाहे कितनी भी टैलेंटेड हो, लेकिन है तो एक लड़की ही ना, लड़कों से मुकाबला कैसे कर सकती है? डायरेक्टर एल्फ्रेड, कौन कहता है लड़कियां लड़कों से मुकाबला नहीं कर सकती? अगर आपको यकीन नहीं है तो आप आजमा सकते हैं। काफी हिम्मत वाली हो। तो ठीक है, चलो फिर आज तुम्हारी स्किल्स आजमा ही लेते हैं। अगर तुम जीती तो तुम टूर्नामेंट में जा सकती हो, पर अगर तुम हार गई तो इस टूर्नामेंट से तुम्हें बाहर होना होगा। बोलो, चैलेंज मंजूर है या हार मानती हो? मंजूर है। रोजी, क्या कर रही हो? तुम उसे नहीं हरा सकती। कैसी बातें कर रहे हो? मैंने बहुत कड़ी ट्रेनिंग की है, मैं इसे हरा दूंगी। ये कोई मजाक नहीं है। उसकी टेक्निक्स तुमसे ज्यादा अच्छी हैं। तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगी। तुम डर कर छिपने वालों में से हो, मैं नहीं। छोड़ो मुझे। रोजी, मेरी बात मानो। रोजी वेस्ट मुकाबले के लिए तैयार है। मैं हूँ फ्यूजन स्कूल की रोजी वेस्ट। शुरू करें। रोजी, अरे वाह, कमाल कर दिया। ये रोजी की एनर्जी वेस्ट कर रहा है। रोजी, लेफ्ट साइड। ये तुम क्या बोल रहे हो? रोजी, संभल कर। इतनी ज्यादा स्पीड, मुझसे भी तेज। रोजी, अपनी राइट साइड पर ध्यान दो। अगर जीतना है तो लेफ्ट साइड से हमला करो। क्या बकवास कर रहे हो? अगर वो फास्ट है तो उसका बैलेंस खराब होगा। रोजी, उसके पैरों पर हमला करो। हाँ रोजी, पैरों पर हमला करो। सीनियर की बात सुनो। डेविड की बात मत सुनो, इसे मार्शल आर्ट के बारे में कुछ नहीं पता। रोजी, मैं तुम्हारा भाई हूँ, गलत सलाह नहीं दूंगा। मुझे हर हाल में जीतना है। रोजी, 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 मास्टर जोई, अब क्या कहना है आपका? ये लड़की तो जीतने वाली थी। रोजी, तुम ठीक तो हो ना? अगर जीतना है तो लेफ्ट साइड से हमला करो। क्या सच में लेफ्ट साइड पर हमला करने से वो कमजोर पड़ेगा? मास्टर, मुझे एक और मौका चाहिए। रोजी, तुम ये क्या? तो लेफ्ट साइड ही तुम्हारी कमजोरी थी। ये वार तो तुम्हारे पिछले वारों का बदला था। ये हुआ कैसे? अब बताओ, कौन ज्यादा तेज है? वाह, क्या सही कमजोरी पकड़ी। रोजी, मौके का फायदा उठाओ, हमला जारी रखो। वाह, शाबाश। लगा नहीं था ये लड़की इतनी ताकतवर होगी। काफी अच्छा लड़ी। उसकी स्पीड इतनी तेज थी, डेविड को कैसे पता चला कि उसकी कमजोरी क्या है? ये लड़का जाना पहचाना लगता है। ए लड़के, कौन हो तुम? अच्छी समझ रखते हो। ये तो बस हमारे स्कूल का नौकर है, इसे कुछ नहीं आता, बस यूं ही तुक्का लग गया होगा। ये लड़का एक नौकर है, तो इसने मेरे स्टूडेंट की कमजोरी कैसे पता लगा ली? डेविड, अगर तुम्हारे पास स्किल्स है तो मुझे साबित करके दिखाओ। तुम्हारा फ्यूजन मार्शल आर्ट स्कूल इतना गया गुजरा कब से हो गया, जो अब यहाँ के नौकर मार्शल आर्ट सिखाने लग गए। बेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? जो तुम कर रहे हो वही करने आया हूँ। डायरेक्टर एल्फ्रेड,
इनका स्कूल बहुत कमजोर है। अगर इन्होंने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया तो ये मार्शल आर्ट एसोसिएशन की ना कटवा देंगे। क्यों ना वो 3 स्पॉट हमारे रॉबिन्सन मार्शल आर्ट स्कूल को दे दिए जाए। देखो, मेरे लिए जुबान मायने रखती है और मैं पहले ही इन्हें जुबान दे चुका हूँ। डायरेक्टर एल्फ्रेड, फैसला लेने से पहले ठीक से सोच लीजिए। इस वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में सब अपने अपने बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट को भेजने वाले हैं। इन 2 बेवकूफों और एक लड़की को भेजोगे आप? कितनी बेइज्जती होगी, सोचा है? हमें समझा क्या है? चुप करो, तुम्हें बोलने का हक नहीं है। चलो एक छोटा मुकाबला हो जाए। लगता है तुम्हारा मार्शल आर्ट स्कूल चैलेंज लेने से डरता है। बच्चे डर गए क्या? मंजूर है, तुमसे कोई नहीं डरता। वैसे पेन की बात में दम तो है, आखिर ये चाइना की इज्जत का सवाल है। ठीक है, फिर पहले दोनों स्कूल्स का आपस में मुकाबला होगा। मैदान में दोनों तरफ से 3-3 फाइटर्स उतरेंगे और जो स्कूल जीतेगा वही टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा। मेरे रॉबिन्सन स्कूल को भी मंजूर है। क्यों जोई हॉल, डर लग रहा है क्या? पेन रॉबिन्सन, वो 3 स्पॉट्स तो हमारे ही होकर रहेंगे। इतना यकीन है तो चलो एक गेम हो ही जाए। कैसी गेम? जिंदगी और मौत की। क्या? जिंदगी और मौत की? पागल हो क्या? जिंदगी और मौत ठीक ही है। वो 3 स्पॉट्स बहुत कीमती हैं और ऐसे ही किसी को वो नहीं दिए जा सकते। पर क्या यहाँ इसके लिए कोई तैयार है? बड़ी चीजों की कीमत भी अक्सर बड़ी ही होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हार गए और फिर भी जिंदा बच गए तो अपने मार्शल आर्ट स्किल्स का बलिदान देना होगा। फिर तुम कभी स्टेज पर कदम तक नहीं रख पाओगे। तो बताओ जोई हॉल, है हिम्मत मुकाबला करने की? उतरोगे मैदान में? तुम ये अगर हिम्मत नहीं है तो चुपचाप हार मान लो, वरना कल की हेडलाइंस होंगी फ्यूजन मास्टर आर्ट स्कूल बर्बाद हो गया। और फिर तुम्हारा स्कूल चाइना में कभी परफॉर्म भी नहीं कर पाएगा, कभी नहीं। तुम किसने कहा हिम्मत नहीं है? जिंदगी और मौत दांव पर है। मास्टर, मैं रोजी वेस्ट लड़ना चाहूंगी। रोजी, अभी तुम्हारे जख्म को भरने के लिए वक्त चाहिए। अगर तुम यूं ही लड़ती रही तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। कुछ नहीं होगा मास्टर, मुझे इजाजत दीजिए। डेनियल और जेम्स के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो इतनी छोटी उम्र में तुम्हारे जितना बहादुर और निडर हो। पर इस मुकाबले में उतरने का मतलब है मौत से खेलना। मास्टर, प्लीज जाने दीजिए, मैं लड़ सकती हूँ। मैं खड़ी खड़ी हूँ, सबको मौत के मुंह में जाते हुए नहीं देख सकती। लगता है अब और कोई चारा नहीं है। रुको, अभी वो 3 साल का वादा पूरा होने में 15 मिनट बाकी हैं। मैं लड़ूंगा। पागल हो क्या? तुम? ये कैसा मजाक है? तुम तो सिर्फ एक नौकर हो। तुम हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करोगे। अगर सिर्फ मरने की ही इच्छा है तो मैं पूरी कर देता हूँ। रोजी, इतने सालों में मैं कुछ नहीं कर पाया। डरपोकों की तरह जिंदगी जी, तुम्हें तकलीफ दी, पर यकीन करो आज के बाद फिर कभी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करना सीख गए हो। लगता है तुम्हारी अकल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। आज ऐसा सबक सिखाऊंगा, याद रहेगा। सीनियर, ये कॉन्फिडेंट है तो जाने देते हैं। रोजी, अगर ये हारा तो हमारा पूरा स्कूल मुश्किल में पड़ जाएगा। इसके भरोसे नहीं रह सकते। डेविड, तुम्हें सच में यकीन है ये जिंदगी और मौत का सवाल है? फिक्र मत करिए, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। डैड, मेरे हिसाब से डेविड को भेजना सही फैसला है। ऐसा क्यों? आज मेरे पास जो स्किल्स है वो सब डेविड भाई की गाइडेंस के कारण है। डेविड भाई, शुक्रिया। इसने तुम्हें गाइड किया? जेम्स, तुमने भी बकवास करना शुरू कर दिया। नहीं सीनियर, बकवास नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। तुम बस डेविड, रोजी और जेम्स के तुम पर विश्वास को देखते हुए मैं तुम्हें मैदान में उतरने की इजाजत देता हूँ। उम्मीद है तुम सबको निराश नहीं करोगे। शुक्रिया मास्टर, पर एक रिक्वेस्ट है। बोलो। मैं आखिरी में जाऊंगा। सीधा बोलो, डर लग रहा है। कभी भी जाओ, जीत तो पाओगे नहीं। निकम्मा, साफ कह देता हूँ, अगर तुम्हारी वजह से हमारे स्कूल को नुकसान हुआ तो आज तुम्हारी खैर नहीं। कौन लड़ेगा मुझसे? सामने आए। जाओ। हाँ?
ये तो चाइनीज मार्शल आर्ट का चैंपियन रह चुका है। ये कब से रॉबिन्सन मार्शल आर्ट स्कूल से जुड़ गया? हाँ, ये आदमी तो बहुत ही बेरहमी से वार करता है। सुना है इसके हाथों बहुत से लोग जख्मी हुए हैं। हमारे सीनियर को खतरा हो सकता है। बेन, तुम धोखा कर रहे हो। ये तुम्हारे रॉबिन्सन स्कूल का स्टूडेंट है ही नहीं। किसने कहा नहीं है? मैं मानता हूँ, वो मानता है। तुम्हें क्या? डैनियल, ये आदमी ताकतवर है, जरा बचकर रहना। मैं इस आदमी से बचूं? बड़ा आया चैंपियन, मेरे सामने टिक भी नहीं पाएगा। अभी बताता हूँ इसे। डेनियल, सीनियर, उठिए सीनियर, उठिए। हमारे सबसे ताकतवर सीनियर भी उसके सामने नहीं टिक पाए। अब क्या होगा? हमारा फ्यूजन स्कूल इतनी आसानी से हार जाएगा। तुम लोग कितने बेरहम हो। ऊपर वाले का कोई डर नहीं है? ये जिंदगी और मौत का खेल था, उसकी जान बख्श दी। यही मैंने तुम पर एहसान कर दिया है। तुम्हें क्या इस बार तकदीर ही हमारे फ्यूजन स्कूल को मिटाने पर तुली है? जेम्स, लड़ते वक्त ध्यान रखो, जरूरत पड़ी तो हार मान लेना, पर अपनी जान खतरे में मत डालना। तुम्हारा सीनियर एक मूव तक भी नहीं झेल पाया, फिर भी तुम यहाँ आ गए। पहले मुकाबला करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। शाबाश बेटा। सीनियर जेम्स, बहुत बढ़िया। ये जेम्स को क्या हो गया? ये कब से इतना स्ट्रांग हो गया? तुमने तो अपनी ताकत से मुझे हैरान कर दिया। डैड, कहा था ना मैंने, ये सब डेविड भाई ने मुझे सिखाया है। वो सच में संभल कर। उसने हाथों को तलवार बनाकर वार किया। नीचे से वार करो। शाबाश। अरे वाह। खुश मत हो, जिसे तुमने हराया वो हमारे स्कूल का सबसे कमजोर स्टूडेंट था। हमसे जीतने का सपना मत देखना। ये तो वही है, ये तो वही है। मास्टर, ये आदमी कौन है? यही वो है जो कभी पूरे साउथ ईस्ट में छा गया था। ग्रीन फेस एंजो स्टॉप, जिसका वहाँ कोई मुकाबला नहीं था। मैं भी शायद उसे ना हरा पाऊं। क्या? तो सीनियर जेम्स उससे कैसे जीत पाएंगे? जीतना तो दूर की बात, जिंदा बच गया तो भी उसकी किस्मत समझो। नहीं, जेम्स उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। उस निकम्मे पे तो वैसे भी भरोसा नहीं है। नहीं, मैं अपनी स्किल्स कुर्बान नहीं करूंगा। मास्टर, हार मान लेते हैं। डायरेक्टर एल्फ्रेड हमारे साथ है। बेन चाहे कितना भी दबंग क्यों ना हो, उसके सामने हमारी मार्शल आर्ट्स हमसे छिनवाने की हिम्मत नहीं करेगा। मास्टर, आप हिचकिचाइए मत। मैं बड़ी मुश्किल से इस लेवल तक आया हूँ। अपनी स्किल्स नहीं गवा सकता, वो भी इस बेवकूफ की गलती की वजह से। मास्टर, मत मानिए, मैं मान लूंगा। मास्टर मैन, आपकी कला बेमिसाल है। हमारा स्कूल हार मानता है। वाह वाह वाह। जॉय हॉल, तुम्हारा स्कूल का सीनियर फाइटर सिर्फ कमजोरी नहीं बल्कि डरपोक भी निकला। इसने तो तुम्हारे मार्शल आर्ट स्कूल की बेइज्जती करवा दी। मेरा फैसला सही है। जेम्स, जल्दी से हार मान लो ताकि तुम्हें अपनी स्किल्स कुर्बान ना करनी पड़े। जेम्स, जल्दी करो वरना अपनी स्किल्स खो बैठोगे। सीनियर डैनियल, आप मानिए हार। मेरी इज्जत को ये गवारा नहीं। मास्टर जोई, आपने अपने बेटे की परवरिश तो अच्छी की है। जेम्स, बस 5 मिनट तक टिक जाओ, बाकी सब मुझ पे छोड़ देना। जेम्स, मैंने डेविड भाई से वादा किया है कि 5 मिनट तक मुकाबला करूंगा।
मैंने वादा किया है, 5 मिनट तक मुकाबला करूंगा। जेम्स! तुम कब आए? बस अभी आया हूँ। सील अभी टूटी नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ 30% पावर यूज कर सकता हूँ। इतनी तेज स्पीड। रोजी, तुमने देखा वो इतनी जल्दी कैसे पहुंचा? मैं देख नहीं पाई। डेविड, तुम वाकई अपनी ताकत छिपा रहे हो। कौन सी स्पीड? आंखों का धोखा है बस। सही कहा, किस्मत का ही कमाल है। सीनियर डैनियल और जेम्स भी इसे नहीं हरा पाए, तो डेविड क्या चीज है? मैं अपनी कला कुर्बान नहीं करना चाहता। सीनियर, हार मान लेते हैं। आप प्लीज मास्टर से बात करें। डेविड, वापस आओ। वापस आओ, तुम हार जाओगे, तुम हार जाओगे। उसने अभी तक शुरू भी नहीं किया, फिर कैसे कह सकते हो हार जाएगा? जेम्स ने कहा ना, उसे डेविड ने ट्रेनिंग दी है। डेविड भाई, सॉरी, मैं 5 मिनट से ज्यादा इसे संभाल नहीं पाया। तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अब सब मुझ पर छोड़ दो, जाओ आराम करो। हाँ। 1 मिनट बाकी है। क्या 1 मिनट? 1 मिनट बाद तुम्हारी खैर नहीं, तुम बच नहीं पाओगे। बातें तो बहुत बड़ी है तुम्हारी। मेरा भाई, वो बदला बदला लग रहा है। डेविड, कौन से राज छुपा कर बैठे हो? मरना चाहते हो तो ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ। तुम्हें कुछ हुआ क्यों नहीं? क्योंकि तुम कमजोर हो। बहुत हुआ। भाई! भाई! बस आधा मिनट बचा है, आ जाओ। माँ, आपसे किया हुआ वादा आज पूरा हो गया। डेविड भाई, भाई! मैंने कहा था ना, पूरी ताकत लगा दो। रोजी, तुम्हारा वो एक नौकर है। सही कहा, ये सब सिर्फ एक तुक्का है। आखिर एक जेनेटर में इतनी स्किल्स कहाँ से आएगी? तुम्हारा नाम डेविड है? जी डायरेक्टर एल्फ्रेड, आपने सही पहचाना। तुम्हारी टेक्निक फ्यूजन मार्शल आर्ट स्कूल में सिखाई जाने वाली टेक्निक से अलग है। डायरेक्टर एल्फ्रेड, हमारे फ्यूजन स्कूल में कभी ऐसी खतरनाक टेक्निक्स नहीं सिखाई गई। ये पक्का बाहर से चोरी छुपे सीख कर आया है। मैंने और जेम्स ने इसी स्कूल से टेक्निक सीखी है और हमें तो आज तक ऐसी कोई टेक्निक नहीं पता। मैंने अभी जो मुक्का उसे मारा, उसमें मैंने अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई। वो इतना खतरनाक नहीं था कि कोई योद्धा उसे झेल ना पाए। डेविड, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारे अंदर कोई स्किल्स नहीं है। तुम अपनी बेकार की ट्रिक्स की वजह से जीते हो। स्किल्स के मामले में तो तुमसे बेहतर यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। वो सब भी मेरे आगे कुछ नहीं है। तुम अगर इतनी हिम्मत है तो चलो मेरे साथ मुकाबला करो। जो हारेगा उसे फ्यूजन मार्शल आर्ट स्कूल छोड़कर जाना होगा। बस सीनियर डैनियल, ये कंपटीशन टूर्नामेंट के सिलेक्शन के लिए है, तो मेरे भाई के साथ ही नहीं कर सकते। अरे मुझे लगता है डैनियल सही कह रहा है। तुम्हारा भाई जैनिटर होकर एंजो जैसे जाबाज को कैसे हरा सकता है? बताओ कौन सी घटिया चाल चली है तुमने? जिन लोगों से हार बर्दाश्त नहीं होती तो वो दूसरे के बारे में ऐसे ही बोलते हैं। तुम बहुत बोल रहे हो। तुमने एंजो को हरा दिया तो क्या हुआ? मेरे पास एक और फाइटर है, वो एंजो से भी ज्यादा ताकतवर है। इतना कि वो तुम्हारे मास्टर तक को चुटकियों में मसल के रख सकता है। क्या सच में कोई इतना ताकतवर हो सकता है? सब बकवास है, बस हवाबाजी कर रहे हैं। हमारे मास्टर को हराना
इनके फाइटर्स की बस की बात नहीं है। अभी भी वक्त है, हार स्वीकार कर लो। ग्रैंड मास्टर स्टील का स्वागत है। शांत और सहज, कदम बिल्कुल स्थिर। ये आदमी आम नहीं है। क्या नौटंकी है। अगर कोई ऐसा भेष बनाकर आ जाएगा तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमारे मास्टर का सामना कर लेगा। ज्यादा जुबान चल रही है लड़के, हैं? तुम ये यहाँ कैसे आ गया? अपनी ताकत का ज्यादा घमंड मत करो, बचोगे नहीं। क्या क्या तुम ग्रैंड मास्टर हो? देश के 10 ग्रैंड मास्टर्स में से एक। बेन रॉबिन्सन, तुम्हारे स्कूल में ग्रैंड मास्टर कहाँ से शामिल हो गया? डायरेक्टर एल्फ्रेड, ऐसा मुकाबला करना हमारे फ्यूजन स्कूल के साथ नाइंसाफी है। ये ग्रैंड मास्टर मेरे बुलाने पर आए हैं, तो ये मेरे स्कूल के ही माने जाएंगे ना? डायरेक्टर एल्फ्रेड, रूल्स तो पहले फिक्स हो चुके हैं। ये कहाँ लिखा है ये हिस्सा नहीं ले सकते? नाइंसाफी कैसे हुई? नहीं मास्टर बेन, थोड़ी शर्म करिए। बिल्कुल सही कहा। ऐसे घटिया तरीकों से हमारी जगह छीनना चाह रहे हो। तुम तो मास्टर कहलाने के लायक ही नहीं हो। लायक हूँ या नहीं, ये फैसला करने वाले तुम लोग कौन होते हो? जो इस मुकाबले में जीतेगा सिर्फ उसी को बोलने का हक है। ठीक है, ये मुकाबला मैं ही जीतूंगा। भाई ये क्या कह रहे हो? तुम लड़ोगे? तुम मुझसे सीधा टक्कर कैसे लोगे? मास्टर, क्या आप अपने सब स्टूडेंट्स की जान इस निकम्मे के हवाले कर देंगे? मास्टर कुछ तो रास्ता निकालिए, मैं अपनी स्किल्स गंवाना नहीं चाहता। फ्यूजन स्कूल के सभी लोग बहुत डरपोक है। डेविड, तुम सिर्फ एक नौकर हो, ग्रैंड मास्टर को नहीं हरा सकते। तुम तुरंत पीछे हट जाओ। ग्रैंड मास्टर है तो क्या हुआ? काफी अरसे बाद मैदान में उतर रहा हूँ, पर तुम नौजवानों को मैं चींटी की तरह मसल सकता हूँ। तुम लोग बहुत ही बदतमीज हो, सबक सिखाना पड़ेगा। मास्टर मास्टर, मुकाबला शुरू हो चुका है और तुम स्टेज पर आकर दखल दे रहे हो। फ्यूजन मार्शल आर्ट स्कूल को और बर्दाश्त नहीं है क्या? मुझे तुम्हारी ताकत का अंदाजा है। मेरे स्टूडेंट्स तुमसे लड़ने आए तो उनकी जान को खतरा है, लेकिन मैं फ्यूजन स्कूल का मास्टर हूँ और इनका टीचर भी। मैं इनकी ढाल हूँ, तो अगर तुम्हें लड़ना है तो मुझसे लड़ना होगा। जोई हॉल, ज्यादा हवा में उड़ो मत। तुम्हें लगता है तुम ग्रैंड मास्टर को हरा दोगे? मेरी सलाह मानो, हार स्वीकार करो। हार मानूं? शायद तुम जानते नहीं, जोई हॉल की डिक्शनरी में हार मानने जैसा कोई शब्द ही नहीं है। फ्यूजन मार्शल आर्ट स्कूल के स्टूडेंट्स मरना पसंद करेंगे, घुटने टेकना हरगिज नहीं। मास्टर, मैं लड़ूं? मास्टर, मुझे जाने दीजिए। मास्टर, मैं लड़ूंगा। वैसे भी ये मुकाबला हमारा ही था। डेविड, तुम्हें दम है और टैलेंट भी, लेकिन आज अगर तुम इससे भिड़ गए तो जीतने का चांस 0 होगा। तुम अभी जवान हो, यहाँ जान मत गवाना। अभी तुम्हें जिंदगी जीनी है। मास्टर और उनका बेटा दोनों ही कितने अच्छे हैं। जोई हॉल, अगर तुम्हें मरने की ज्यादा जल्दी है तो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देते। मास्टर जोई, अच्छी तरह सोच लीजिए। हाँ, मैं ये तय कर चुका हूँ। उसे खत्म कर दो। तुम सब नीचे उतरो। जाओ। शुरू करो। मास्टर, बड़े आए नो, तुम सब भी हार मान लो और रॉबिन्सन स्कूल में शामिल हो जाओ और बन जाओ उम्र भर के लिए मेरे गुलाम। तभी जिंदा रह पाओगे। कैसा लगा?
बकवास बंद करो। बेवकूफ, अभी तक समझे नहीं। ये ग्रैंड मास्टर है, कोई आम आदमी नहीं। ग्रैंड मास्टर, अब इन्हें आपका असली चेहरा दिखा ही देते हैं। ये तो वही है। ड्रे परिवार का महान स्टील ड्रे है, तभी तो मास्टर भी इन्हें नहीं हरा पाए। ड्रे परिवार तो वही है ना जिन्होंने ब्लैक ड्रैगन से भी मुकाबला किया था। एल्डर ड्रे तो मार्शल आर्ट की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। मैंने सुना है ब्लैक ड्रैगन से उनकी लड़ाई में वो पूरी 10 मूव्स तक टिके रहे थे। बहुत ताकतवर हैं। वाकई 10 मूव्स कमाल है। मिस्टर स्टील, मैं आपका अच्छे से स्वागत नहीं कर पाया, माफी चाहता हूँ। अरे छोड़ो, मुझे रॉबिन्सन स्कूल की तरफ से आया एक मेहमान समझो, इसकी कोई जरूरत नहीं। मिस्टर स्टील, साथ है तो फ्यूजन स्कूल को हराना चींटी को कुचलने जितना आसान है। तुम्हारे ड्रे खानदान का कुंफू मैनुअल मैं पढ़ने के लिए ले जा रहा हूँ। कल तक वापस कर दूंगा। ड्रे खानदान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। शायद इन्होंने ही बदला लेने के लिए मेरी माँ को मारा है। अब तो मैं मैदान में उतरने ही वाला हूँ। क्यों ना इस मामले की तह तक जाऊं। मास्टरमैन, आप सही कह रहे थे। फ्यूजन स्कूल आज नहीं तो कल बंद हो ही जाएगा, तो बेहतर है कि हम आपके आगे झुक जाएं। चलो अच्छा है, मुझे एक ईमानदार कुत्ता मिल गया। जी जी जी। आओ मेरे साथ घुटनों पर बैठकर हार मान लो। डैनियल, मैं तुम्हें क्या समझती थी? इस बैन ने मास्टर को कितनी तकलीफ दी है और तुम जाकर उसी के कदमों में गिर गए। इसमें क्या दिक्कत है? मेरे हिसाब से तो ये दिमाग से काम लेना हुआ सब इस बुड्ढे की वजह से हुआ है, जिसने तुम सबको एहसान फरामोश बेवकूफ बना दिया है। आज जाकर मैंने सच कहा है, अगर आज तुम लोगों ने अपना सिर नहीं झुकाया तो इस बुड्ढे के हाथ सलामत नहीं रहेंगे। तू दूर हो जाओ डैनियल, हिम्मत भी मत करना। कैसे इंसान हो तुम? झुकोगे या नहीं? अगर झुक गए तुम्हारी इज्जत और हमारे स्कूल की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बुड्ढे, मत झुको। मैं तुम्हारे मास्टर के हाथ पांव तोड़कर ऐसी हालत कर दूंगा कि वो जिंदा लाश बन के रह जाएगा। अब देखना मैं क्या करता हूँ। मास्टर, झुकेंगे, झुकेंगे। हमें किस चीज की सजा दे रहा है भगवान? ये सब क्या हो रहा है? ये मेरे स्कूल की क्या हालत हो गई? झुकी नहीं? झुकती हूँ। जरूरत नहीं। मुकाबला भी खत्म नहीं हुआ। मैं तुमसे लड़ूंगा। भाई, उसे मास्टर भी हरा नहीं पाए, तुम सच में कर पाओगे? बहन, इन 3 सालों में मैं हर जगह चुप रहा। मेरी आंखों के सामने तुमने कितना कुछ झेला, पर मैंने कभी कुछ नहीं किया। जानता हूँ मेरी गलती है, पर अब तुमसे वादा करता हूँ कभी भी तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। पर भाई, वो तो ग्रैंड मास्टर है। वो जैसे ही हाथ उठाता। ग्रैंड मास्टर है तो क्या हुआ? तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई है ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वाह, भाई बहन का प्यार। लड़के, बातें तुम्हारी बहुत अच्छी है, पर मैं तुम्हें बता दूं, तुम ग्रैंड मास्टर के सामने एक पल भी टिक नहीं पाओगे। इस दुनिया में उनका मुकाबला कर सके ऐसा कोई नहीं है, और तुम कह रहे हो बस ग्रैंड मास्टर ही है। लगता है आपको मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। ग्रैंड मास्टर से ज्यादा ताकतवर समझते हो खुद को? अब तुम ये मत कहना कि तुम मार्शल मास्टर हो। मास्टरमैन, अगर ये मार्शल आर्ट मास्टर है, मैं तो फिर मार्शल आर्ट मास्टर का बाप हूँ। अभी हंस लो जितना हंसना है, मुकाबले के बाद देखते हैं। डेविड, अगर आज तुम मिस्टर स्टील को हरा देते हो तो रॉबिन्सन स्कूल अपने घुटने टेक देगा और तुम्हारे फ्यूजन स्कूल का हुक्म माना करेगा।
और अगर तुम हार गए तो? अगर मैं हारा तो क्या? अगर तुम हार गए तो तुम्हारे फ्यूजन स्कूल का हर बंदा अपनी जान गवा बैठेगा। ओए, क्या तुम पूरे स्कूल को अपने साथ ले डुबोगे? मास्टर पेन, हारने पर अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो वो है ये बुढ़ा और ये नौकर डेविड। बाकी किसी ने रॉबिन्सन का क्या बिगाड़ा है मास्टर? डैनियल, शर्म है कि नहीं? मास्टर ने तुम्हें कला सिखाई, पाला पोसा। जब मरने को थे तो उन्होंने ही तुम्हें बचाया। मुझे क्या? मैंने कहा था ना तुम्हें बचने को। मैं इस वक्त सिर्फ अपना बचाव कर रहा हूँ। फ्यूजन स्कूल के साथ साथ मैं क्यों मरूं? मैं कोई पागल थोड़ी हूँ। मैं तो रॉबिन्सन में कुत्ता बनकर ही जिंदा रहना पसंद करूंगा। डैनियल, तुम्हें कैसे पता कि मैं हारूंगा ही? अगर तुम जीत गए तो मैं खुद सबसे माफी मांगकर फ्यूजन स्कूल से चला जाऊंगा। ठीक है, आज मैं तुम सब बुज़दिलों को घुटनों पर बैठाकर माफी मंगवाऊंगा और फ्यूजन से बाहर निकाल फेंकूंगा, समझे? बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो। मुझे हराने की बातें कर रहे थे ना? आज देखना, तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। तुम्हें उठने के काबिल तक नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, वो तो मुकाबले के बाद पता चलेगा। नामुमकिन, मार्शल आर्ट मास्टर के अलावा आज तक कोई ये 3 मूव्स नहीं झेल पाया। अब मेरी बारी। भाई, मैं सपना तो नहीं देख रही। तुमने एक ही मूव में ग्रैंड मास्टर को हरा दिया। मुझे तो लग रहा था आज हम लोग गए काम से, पर हम तो जीत गए। मास्टर, मैं रॉबिन्सन के साथ मिलने का नाटक कर रहा था, सिर्फ आपकी जान बचाने के लिए। अब जब फ्यूजन स्कूल जीत गया है तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। मास्टर, इसकी वो बेकार बातें सुनकर मुझे तो वो कोई नाटक नहीं लगा। आप तो ग्रैंड मास्टर हैं, फिर आप एक जेनिटर से कैसे हार सकते हैं? हो, तो ये दुश्मन को हराने के लिए आपकी कोई चाल है? मैंने थोड़ी लापरवाही कर दी थी, इसलिए इसे वार करने का मौका मिल गया। लड़के, अब तुम देखना, इस बार मैं तुझे पलटकर वार करने के लायक नहीं छोड़ूंगा। ये तो स्टील की मशहूर चाल रिवर्स ड्रैगन बॉडी टेक्निक है। अपनी ताकत का इतना गुरूर अच्छा नहीं होता। तुम जो रिवर्स ड्रैगन बॉडी टेक्निक यूज कर रहे थे, जिससे तुम लड़ाई के वक्त आई चोट को ताकत में बदलने की कोशिश कर रहे थे, पर जीतने के चक्कर में एक बात भूल गए कि मार्शल आर्ट्स बॉडी की रिदम के साथ चलती है। सोचा भी नहीं था डेविड इतना टैलेंटेड होगा। तुमने सच में कमाल कर दी डेविड। भाई, कमाल कर दिया। तो इतने टाइम से तुमने हमसे ये राज छिपा कर रखा? नामुमकिन, तुम जैसा जेनेटर मुझे कैसे हरा सकता है? ये क्या? ये सही नहीं है। ये तो पोशन की मदद से अपनी ताकत बढ़ा रहा है। स्टील, ग्रैंड मास्टर हो के भी तुम अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पोशन का इस्तेमाल कर रहे हो। ये करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैदान में जीतना ही सब कुछ होता है। भाई, नीचे आ जाओ। रोजी, फिक्र मत करो, मैं नहीं हारूंगा। डेविड, तुमने एक राउंड में ग्रैंड मास्टर को हरा दिया था, पर अब उन्होंने पोशन ले लिया है। अब तुम नहीं जीत पाओगे। आज तो इस बदतमीज को अच्छा सबक सिखाऊंगा। ये पॉकेट वॉच। तुम्हारा बेटा ब्लैक ड्रैगन आखिर है कौन, और वो कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम लोग रुक क्यों गए? तो तुम क्या बात है? तो तुम हो वो डरपोक। कौन डरपोक? उस वक्त जैसे ही हमें तुम्हारी माँ की खबर मिली तो हम तुरंत वहाँ पहुँच गए। हमने जानबूझकर उनको नुकसान पहुँचाया ताकि उनके जरिए तुम तक पहुँच पाए। क्या मतलब है? पर तुम तो गायब भी हो गए थे। तो ये तुम्हारा काम था? हाँ तो स्टील ड्रे, मैं तुम्हारे खानदान का नाम निशान मिटा दूंगा। इसके पीछे सिर्फ ड्रे फैमिली ही नहीं थी,
और कौन था? तुम्हें बताने का क्या फायदा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम और तुम्हारी बहन नहीं बच पाओगे। मेरे लोग तुम्हें बहुत सताएंगे और तुम्हारे खानदान को मिट्टी में मिला देंगे। मुझे बताओ कौन लोग हैं? बिल्कुल नहीं बताऊंगा, तुम एक एक पल ऐसे ही डर कर जियोगे। वाह, फ्यूजन स्कूल क्या जगह है। एक मामूली से मैच को खूनी वॉर में बदल दिया। ड्रेक टाइसन चाइना के मार्शल आर्ट की जानी मानी हस्ती। इसने मार्शल मास्टर के साथ मुकाबले में उनके लेवल तक की प्रैक्टिस की हुई है। ये यहाँ कैसे आया? मिस्टर ड्रेक, आप यहाँ हमारे लिए कोई सलाह पेश करने आए हैं? सलाह वाला नहीं, बेन रॉबिन्सन के बुलावे पर आया हूँ, बस मुकाबला देखने। शुक्रिया मिस्टर ड्रेक। पर यह सोचा नहीं था यहाँ आते ही इस लड़के का इतना जालिम वार देखने को मिलेगा। स्टील ड्रे को ही मार डाला। उसने खुद को अजीब दवा खाई, उसी वजह से मरा। ये नौकर, बकवास बंद करो। मिस्टर ड्रेक ने भी देखा है कि तुमने कितना मारा इसे। मुकाबले में हार जीत और जख्म तो चलते रहते हैं, जान से मार देना भी आम है, पर इस लड़के ने तो उसे बहुत बेरहमी से मारा है। ऐसे इंसान फाइटर कहलाने के लायक नहीं है। ये झूठ है। स्टील ड्रे से हार बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने दवा खाई। ये तो असली फाइटर देखकर घबरा गया। क्या कहा? मिस्टर ड्रेक, प्लीज आप शांत हो जाइए। ये मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का इंटरनल मामला है। मैच का मामला तुम्हारा है, लेकिन ये स्टील ड्रे मेरा आदमी था और ये यहाँ मारा गया, तो मुझे हिसाब कौन देगा? हिसाब तुम्हें? स्टील तो ड्रे परिवार का था ना? तुम्हें कुछ पता ही नहीं। ड्रे परिवार कब का ब्लैक फैंग सोसाइटी में शामिल हो गया था। ये वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है। फैंग सोसाइटी? वही सोसाइटी जिसने कुछ सालों में बहुत नाम कमा लिया है। हाँ बेटा, कहते हैं ब्लैक फैंग सोसाइटी बहुत ही रहस्यमयी है और बहुत ताकतवर भी। और तो और बहुत से मार्शल परिवार और ग्रुप्स इसमें शामिल हो चुके हैं। यहाँ तक कि मैंने सुना है मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन भी इनके फैसले के आगे कुछ नहीं कर पाती। 3 साल पहले ब्लैक फैंग सोसाइटी ने मुझे भी इनविटेशन भेजा था, पर मैंने मना कर दिया था। मिस्टर ड्रेक, बताइए क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल है। इस लड़के ने वार किया था ना, तो इसकी सारी स्किल्स छीन लो। डेविड, बहुत उछल रहे थे ना, लो अब भुगतो अंजाम। मिस्टर ड्रेक, प्लीज दया कीजिए। डेविड ने मजबूरन वार किया क्योंकि स्टील की चालें बहुत ही खतरनाक थी। वो सीधा जानलेवा हमला कर रहा था। इसने तो बचाव के लिए यह कदम उठाया, उसे मारने का इरादा नहीं था। रहम कीजिए, डेविड भाई ने जानबूझ के नहीं किया, माफ कर दीजिए। डायरेक्टर एल्फ्रेड, मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन कब से ब्लैक फैंग सोसाइटी के कंट्रोल में आ गई? वैसे भी हमने आपके ही रूल्स के हिसाब से लड़ाई की। स्किल्स छीननी है ठीक है, पर एसोसिएशन को क्या जवाब देंगे? ये मिस्टर ड्रेक, स्टील की मौत का दुख हमें भी है, पर मुकाबले में रिस्क तो होता ही है। डेविड मैच जीत चुका है, रूल्स के मुताबिक हम उसकी स्किल्स नहीं छीन सकते। क्या कहा? अच्छा ऐसा है तो ब्लैक फैंग सोसाइटी तुम्हारे एसोसिएशन की थोड़ी इज्जत रख लेगी, लेकिन इस बार टूर्नामेंट में जगह रॉबिन्सन स्कूल को मिलेगी। क्यों? पर जीते तो हम ही है ना। बिल्कुल, मेरे भाई ने उन्हें हराया है। रूल्स के हिसाब से ये स्लॉट हमारा है। मिस्टर ड्रेक, टूर्नामेंट के स्लॉट्स बांटना हमारी एसोसिएशन का इंटरनल मामला है। ब्लैक फैंग को इसमें दखल देने का कोई हक नहीं है। ब्लैक फैंग को दखल देने का हक नहीं है? और ब्लैक ड्रैगन को? ब्लैक ड्रैगन? बिल्कुल, हमारी ब्लैक फैंग सोसाइटी के प्रेसिडेंट ब्लैक ड्रैगन है। मुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ब्लैक ड्रैगन तो 3 साल से गायब हैं। फिर वो कैसे ब्लैक फैंग सोसाइटी के प्रेसिडेंट हो सकते हैं? ब्लैक ड्रैगन पिछले 3 साल से गायब नहीं थे, बस चुपके से ब्लैक फैंग सोसाइटी खड़ी कर रहे थे। वरना इतने परिवार और ग्रुप्स ब्लैक फैंग सोसाइटी में शामिल क्यों होना चाहते? ब्लैक फैंग का प्रेसिडेंट इतने सालों से मेरा भेष लेकर बैठा है और मेरा नाम इस्तेमाल करके लोगों को स्कैम कर रहा है। क्या मेरी माँ की मौत भी इनकी ही साजिश थी? मिस्टर ड्रेक, आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। मैं बिना सबूत के आपकी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। ये देखो, बोलो, अब तो यकीन हो गया? ब्लैक ड्रैगन ऑर्डर? ये तो सच में ब्लैक ड्रैगन का है। ब्लैक ड्रैगन ही ब्लैक फैंग के प्रेसिडेंट निकले। मैंने अपना ब्लैक ड्रैगन ऑर्डर तो कब का छुपा दिया था, ये पक्का नकली है। लेकिन आप बेन रॉबिन्सन का साथ क्यों दे रहे हैं? वो इसीलिए क्योंकि बेन रॉबिन्सन भी ब्लैक फैंग का मेंबर है।
देखिए, मैं चाहता तो नहीं था, पर ब्लैक ड्रैगन के ऑर्डर के कारण फ्यूजन स्कूल का स्लॉट अब रॉबिन्सन स्कूल को दिया जाता है। मैं चाहता तो नहीं था, पर ब्लैक ड्रैगन के ऑर्डर के कारण फ्यूजन स्कूल का स्लॉट अब रॉबिन्सन स्कूल को दिया जाता है। जोई हॉल, कहा था ना, इस टूर्नामेंट के सारे स्लॉट्स मेरे ही होंगे। शाबाश, डायरेक्टर एल्फ्रेड समझदार निकला, सही फैसला किया। मैं ब्लैक ड्रैगन के आगे तुम्हारी तारीफ जरूर करूंगा। चलो। डैड, अब क्या करें? हम क्या ही करेंगे, बस अगले टूर्नामेंट का इंतजार, देखेंगे मौका मिलता है या नहीं। ब्लैक फैंग सोसाइटी ने रॉबिन्सन स्कूल को स्लॉट क्यों दिया? लगता है इस टूर्नामेंट में कुछ गड़बड़ की जा रही है। माँ, मुझे ब्लैक ड्रैगन या मार्शल मास्टर के नाम का कोई लालच नहीं था, पर अब मुझे इसी नाम की खातिर मैदान में उतरना होगा। भाई हिम्मत मत हारो, अगली बार सही। नहीं रोजी, इस वर्ल्ड टूर्नामेंट में मैं पक्का शामिल होऊंगा। पर हमारे पास स्लॉट नहीं है। मैं टूर्नामेंट में इंडिविजुअल कैटेगरी से हिस्सा लूंगा और जीत कर आऊंगा। इस बार तुमने सबको बचा लिया। अगर तुम ना होते तो हम सबकी मार्शल आर्ट स्किल्स छीन ली जाती। मास्टर, ये तो मेरा फर्ज था। सोचा नहीं था हमारे छोटे से स्कूल में नौकर के भेष में तुम जैसा उस्ताद छुपा होगा। और मुझे तुम पर बहुत गर्व है, बहुत गर्व है। डेविड, मार्शल वर्ल्ड में सिर्फ ताकत को ही सलाम किया जाता है। देखो, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। फ्यूजन स्कूल में मास्टर की कुर्सी तुम्हें ही मिलनी चाहिए। नहीं मास्टर, मेरी बात सुनो, अगर तुम टूर्नामेंट में शामिल होना चाहते हो, फ्यूजन स्कूल तुम्हारा सहारा बनेगा। तुम्हें ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लो, इसे संभाल कर रख लो। मास्टर, आपने तो कहा था फ्यूजन स्कूल आप मुझे देंगे। इसने एक मैच जीता और आपने इसे दे दिया। डैनियल, जो हकदार और लायक हो उसी को मौका दिया जाता है, और तुम लायक नहीं हो। मैं क्यों लायक नहीं हूँ? वक्त आया तो दुम दबाकर भाग गए, दुश्मन के कदमों में गिर गए। ऐसी हरकतें कर कर तुम खुद को मास्टर की कुर्सी के लायक समझते हो? फ्यूजन स्कूल में फाइटर्स अपनी हिम्मत और जज्बा दिखाते हैं। तुम जैसे डरपोक की यहाँ जगह नहीं है। बिल्कुल, फ्यूजन स्कूल के पूर्वज अगर ये देख रहे होते तो ऐसे डरपोक को कभी स्कूल का मास्टर नहीं बनने देते। तुम सबके सब इस डेविड के चेले हो। चुप करो डैनियल, आज मैं आखिरी बार तुमसे इतने आराम से बात कर रहा हूँ। आज के बाद हमारा स्टूडेंट टीचर का रिश्ता खत्म। अब तुम यहाँ से खुद निकल जाओ। मास्टर, आप मुझे निकाल रहे हैं? हाँ, इससे तुम सबक सीख पाओगे। बट्टे, बहुत दोगले हो तुम। तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। मास्टर ने तुम्हें कितना कुछ सिखाया, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीज लड़की तुम, जेम्स और तुम सब। देखना, मैं जरूर लौटूंगा। एक एक सबक। प्रेसिडेंट, प्लान के मुताबिक 20 एलीट्स हर रीजन में घुसा दिए हैं। वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट हमारी ब्लैक फैंग सोसाइटी की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। जरा सी भी गलती हुई तो उसका नतीजा तुम जानते हो। प्रेसिडेंट, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और सोलो फाइटर्स के ट्रायल्स के लिए भी लोग लगा दिए हैं। सब आपके मुताबिक ही होगा। जब टूर्नामेंट खत्म होगा, दुनिया के सारे कमाल के फाइटर्स हमारी ब्लैक फैंग सोसाइटी का हिस्सा बन जाएंगे। वाह वाह, क्या कमाल है, कमाल कर दिया। क्या बात है? आखिर ये आया कहाँ से? बस 3 मूव से ही सबको हरा दिया। फ्यूजन स्कूल में इतना टैलेंट कब आया? बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया। शुक्रिया। आजकल के सोलो फाइटर्स में तो ताकत ही नहीं रही। 3 साल पहले मुझसे टक्कर लेने वालों की ताकत का अलग ही लेवल होता था। अब वो बात नहीं रही। भाई तुम तो जबरदस्त हो। डेविड, निकम्मे जेनेटर, टूर्नामेंट के लिए नाम लिखवाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या करने आए हो यहाँ? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ तुम्हारे भाई की जगह छीनने आया हूँ। इतने सबके बाद यहाँ आने की हिम्मत कहाँ से आई? डेविड, मैं तुम्हें बता दूं, मैंने अब ब्लैक फैंग सोसाइटी ज्वाइन कर ली है। मेरी ताकत अब पहले जैसी नहीं रही।
अब तो मैं स्टील जैसे फाइटर को भी बहुत आसानी से हरा सकता हूँ। सब बकवास है, झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी स्किल्स मेरे भाई की एक उंगली की मार है। तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है, और मुझे भी ब्लैक फैंग ज्वाइन करके पता चला है कि अब तुम जैसे ट्रेडिशनल फाइटर्स की अब कोई भी वैल्यू नहीं रही। आने वाला जमाना तो ब्लैक फैंग सोसाइटी का ही है। तुम पागल हो गए हो रोजी, चलो यहाँ से, इसका दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारी तो तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। हाँ जानता हूँ। भाई ये लीजिए पानी। लाओ। डेविड, तुम तो गए काम से। डेविड, सोचा नहीं था इतनी जल्दी हमारा मुकाबला होगा। आज तो मैं तुम्हारा खेल ही खत्म कर दूंगा। बस बस, बकवास बंद करो, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। अब तुम देखना। भाई तुमसे कहा था ना, मैंने ब्लैक फैंग ज्वाइन कर लिया है और वहीं ट्रेनिंग करता हूँ। वहाँ मैंने कुछ दिनों में ही 1 साल के बराबर ट्रेनिंग कर ली और अब मेरी ताकत 10 गुना बढ़ चुकी है। तुम मुझे कैसे हरा पाओगे? दवा से जोड़ी हुई ताकत ज्यादा देर नहीं टिक पाती। जब मेरे पास शॉर्टकट है तो मुझे हार्डवर्क करने की क्या जरूरत? इतने कम वक्त में डैनियल इतना ताकतवर हो गया। ब्लैक फैंग सोसाइटी में आखिर ऐसा क्या है? तो डैनियल, ये है तुम्हारी ब्लैक फैंग की ट्रेनिंग। मेरे भाई का एक मुक्का नहीं झेल पाए। ज्यादा मत बोलो, मैंने अभी अपनी आधी ताकत भी नहीं लगाई। मैच के आखिर में देखना तुम, मैं ही जीतूंगा। बकवास बंद करो। भाई तुमने जहर दिया? भाई ये लीजिए पानी। लाओ। डैनियल, तुम कितने गिरे हुए हो? ए, तुमने मुझसे उलझकर बहुत बड़ी मुसीबत गले लगा ली है। इस सब के जिम्मेदार तुम खुद हो। डेविड, पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब कहाँ गई तुम्हारी वो बातें? अभी भी लड़ने के लिए तैयार हो? मुझे तो लगा था अब नहीं लड़ पाओगे। जरा सा जहरी तो था, पहले तुमसे निपट लूं, फिर इस जहर का कुछ करूंगा। इस हालत में भी मुझे हराने की बातें कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। डैनियल, हिम्मत है तो मुझसे शर्त लगाओ। कैसी शर्त? अगर मैं जीता तो तुम ब्लैक फैंग सोसाइटी के बारे में मुझे सब सच बताओगे। बस इतनी सी बात। और अगर तुम हार गए तो? अगर मैं हारा तो अपनी स्किल्स छोड़ दूंगा। भाई ऐसा मत कर। ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। भाई ये कैसे मुमकिन है? तुम तो जहर जैसी चीजों से तुम जैसे कमजोर लोगों को फर्क पड़ता है। डैनियल, मुझे इस बारे में पहले से पता था। डेविड, मुझे बेवकूफ बनाया। तुम जहर दे सकते हो, मैं नाटक भी नहीं कर सकता। बहुत तेज हो ना तुम, पर मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। लो, हरा दिया। अब अपनी शर्त पूरी करो। बताओ ब्लैक फैंग सोसाइटी के बारे में। तो तुम हमारी ब्लैक फैंग सोसाइटी के बारे में जानना चाहते हो? ब्लैक फैंग सोसाइटी के बारे में जानना चाहते हो? प्रेसिडेंट, आप आ गए। 3 साल से गायब ब्लैक ड्रैगन आज दिखे हैं और वही प्रेसिडेंट है। तो ये है जो मेरा नाम इस्तेमाल कर रहा है। डैनियल, एक जेनिटर को हरा नहीं पाए तुम, तुम्हें ब्लैक फैंग में रखने का क्या फायदा? सब डेविड की चाल थी, उसने अपनी घटिया ट्रिक से मुझे हराया। प्रेसिडेंट, मुझे एक और मौका दीजिए। इस बार मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और उसे मार दूंगा।
अब मैं इस डेविड को छोड़ूंगा नहीं। डेविड, पिछली बार तो तुम्हारी किस्मत ने साथ दे दिया था, पर इस बार नहीं। इस बार मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। भाई संभल कर। इसकी ताकत तो देखो, वो सच में मास्टर है। क्या ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी ने उन्हें ताकतवर बना दिया? ये शॉर्टकट से मिली छोटी ताकत मेरी सालों की मेहनत का मुकाबला नहीं कर सकती। ताकत तो ताकत होती है, क्या असली क्या नकली। अभी मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पीछे क्यों हट रहे हो? मुझे तो प्रेसिडेंट ने ताकत दी है, फिर मुझे कैसे हरा सकते हो? मैंने कहा था ना, झूठी ताकत सालों की मेहनत के सामने कुछ नहीं। भाई बहुत बढ़िया। इस लड़के ने तो कमाल कर दिया, ये तो सच में बहुत ताकतवर है। डेविड की ताकत सच में कमाल की है। उसके सामने मास्टर डैनियल भी टिक नहीं पाए। इस डेविड में कुछ तो बात जरूर है, ये तो सच में कमाल है। प्रेसिडेंट, एक बार और मदद कीजिए, हाथ जोड़ता हूँ, बस एक बार और। डैनियल, तुमने ब्लैक बैंक सोसाइटी की इज्जत मिट्टी में मिला दी। सिक्योरिटी, इस निकम्मे को यहाँ से ले जाओ और बाकियों के साथ बंद कर दो। प्रेसिडेंट, ऐसा मत कीजिए, मुझे एक और मौका दे दीजिए। प्रेसिडेंट, बस एक आखिरी मौका दे दीजिए, मुझे टेस्ट सब्जेक्ट मत बनाइए। प्रेसिडेंट। टेस्ट सब्जेक्ट? भाई अभी वाला पंच जबरदस्त था। हाँ, भाई ने वादा किया है तुम्हें बचाने का, तो थोड़ा दम तो चाहिए ना? हाँ? तुम काफी टैलेंटेड हो, हमारी ब्लैक फैंग सोसाइटी ज्वाइन करोगे? प्रेसिडेंट खुद सोसाइटी ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं, ये तो सच में लकी है। ब्लैक फैंग सोसाइटी ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें बहुत आगे पहुंचा दूंगा। तुम्हें दुनिया में कोई भी नहीं हरा पाएगा। मैं तुम्हें बहुत ताकतवर बना दूंगा। ब्लैक फैंग सोसाइटी? मुझे नहीं आना। ये पागल हो गया है। ब्लैक फैंग ज्वाइन करने से मना क्यों कर रहा है? वहाँ एक दिन की ट्रेनिंग 1 साल के बराबर होती है, मैंने यही सुना है। ये मना क्यों कर रहा है? हद है। पता है कितने लोग ब्लैक फैंग सोसाइटी ज्वाइन करने के लिए मरे जा रहे हैं, और तुम मना कर रहे हो? हाँ, मुझे नहीं ज्वाइन करना। ये ऑफर आपको ही मुबारक। प्रेसिडेंट, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसे सबक सिखाऊं। इंटरेस्टिंग। इतने सालों में किसी ने मुझसे ऐसी बात की ही नहीं। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने का इंतजार रहेगा। प्रेसिडेंट, उस डेविड ने सबके सामने आपकी बेइज्जती की, आपने कुछ करने क्यों नहीं दिया? बेवकूफ, वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट सर पर है। एक निकम्मे लड़के के चक्कर में हमारे बाकी काम बिगाड़ना चाहते हो? मुझे माफ कर दीजिए। माना वो लड़का बहुत स्ट्रांग है, पर जब वो हमारी सोसाइटी ज्वाइन करने को तैयार ही नहीं है, तो हम उसे टेस्ट सब्जेक्ट ही बनाएंगे। जी समझ गया। माँ, मैं आपके कातिल का पता लगाऊंगा, बदला भी लूंगा। बस इतनी ताकत थी, कुछ करना ही नहीं पड़ा। दुआ करो कि अगले जन्म में तुम कभी फाइटर ना बनो। इतनी ताकतवर हो, फिर भी ऐसे काम कर रही हो, किसने भेजा है? तुम्हारा जानना जरूरी नहीं है। हाँ। बताओ, तुम्हें ब्लैक फैंग सोसाइटी ने भेजा है? जिसने भी मुझे भेजा हो, बेहतर होगा मुझे छोड़ दो, वरना तुम गए काम से। वो मुझे पकड़ना क्यों चाहते हैं? क्या लगा मुझसे बातें निकलवा लोगे? छोड़ो मुझे। मुझे बताओ, कौन है वहाँ का प्रेसिडेंट? कौन नहीं जानता, ब्लैक फैंग के प्रेसिडेंट ब्लैक ड्रैगन है। मैं उसका असली नाम पूछ रहा हूँ। ब्लैक ड्रैगन का असली नाम तुम जैसा मामूली आदमी
जानने के लायक नहीं है। बहुत जिद्दी हो। रुक जाओ। रोजी, छोड़ो उसे। तुम छोड़ो वरना इसका गला काट दूंगी। मैं इसका गला काट दूंगी। उसे छोड़ दो। सुना नहीं क्या? खुद को ज्यादा तेज समझते हो, मुझसे पंगा लोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? रोजी, डरो मत, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। उसे छोड़ दो, मैं मान लूंगा आज कुछ हुआ ही नहीं। डेविड, ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब तुम हमारे हाथ में हो। सुनो, जल्दी से बांधो और साथ ले चलो। रुको, अभी मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, इसे थोड़ा मजा चखाना पड़ेगा। बेवकूफ, दिखता नहीं तुम्हें? वो अपने आप को शक्तियों से प्रोटेक्ट कर रहा है। तुम कुछ नहीं कर पाओगी। क्या? मैं तो एक मास्टर हूँ, फिर भी इसकी डिफेंस हील नहीं कर पाऊंगी। डेविड, अगर तुम यूं ही अंदरूनी ताकत से खुद को बचाते रहे तो तुम्हारी बहन अपनी जान गंवा बैठेगी। नहीं। स्ट्रॉन्ग हो तो क्या हुआ? हमारी ब्लैक फैंग सोसाइटी के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। भाई, तुम ठीक हो? ठीक हो। सुना है इस लड़की में भी टैलेंट है, काफी बढ़िया टेस्ट ऑब्जेक्ट बन सकती है। तुम भी साथ चलो। अभी भी दम बचा है। मुझे तुम जैसे ओवर कॉन्फिडेंट लोगों को पीटने में बहुत मजा आता है। वैसे भी तुम्हें ले जाकर टेस्ट ऑब्जेक्ट ही बनाना है। तुम्हारे हाथ पैर की नसें काट के तुम्हें अपाहिज बना देती हूँ। तुम मुझे रोकोगी? मेरी बहन पे वार करने की कोशिश की। तुम्हारी इतनी हिम्मत, बदतमीज। रोजी, मैंने वादा किया था ना, तुम्हें चोट नहीं आने दूंगा। अब क्या हुआ? मारने आई थी हमें? मरो अब। बताओ, ब्लैक फैंग वाले हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? क्या मतलब? तुम किस टेस्ट सब्जेक्ट की बात कर रही हो? हरगिज नहीं बताऊंगी। तुम बिल्कुल नहीं बचोगे। भाई, इसने कोई जहर पी लिया। ऐसे ऑर्डर्स देने वाले लोग बहुत ही जालिम होते हैं। भाई, अब क्या करें? कल वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट है, हम शामिल होंगे। शुक्र है ज्यादा नहीं लगी। हम शामिल होंगे। ब्लैक फैंग के लोग बस पीठ पीछे वार करना जानते हैं। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। भाई, मुझे लग रहा है इन सबका लेवल मास्टर जैसा है। बिल्कुल, आज वाकई यहाँ सब मास्टर आए हैं। क्या भाई, अभी भी खुद पर यकीन है? सिर्फ मास्टर ही तो हैं। तुम्हारे भाई ने पहले भी बहुतों को हराया है। अच्छा, ऐसी बात है। सिर्फ मास्टर? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो लड़के। हाँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो लड़के। हाँ? क्या कहा? हे, मुकाबला अभी शुरू भी नहीं हुआ। अभी कोई पंगा मत लो। इस साल टूर्नामेंट में कुछ गड़बड़ है। बहुत सारे मास्टर्स आ रहे हैं और विदेशी फाइटर्स भी, जो पिछले सालों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जब चीजें इतनी अजीब होती हैं, पक्का कुछ गड़बड़ होती है। जब से ब्लैक ड्रैगन यहाँ पे वापिस आए हैं, दुनिया के बड़े बड़े फाइटर चैन से नहीं बैठ पाए हैं। सब इस बार उन्हें चैलेंज करना चाहते हैं और मार्शल मास्टर बनना चाहते हैं। बड़े भाई, ये कमजोर लोग भला क्या ही मुकाबला करेंगे? आपने सालों की ट्रेनिंग की है। इस बार का मार्शल मास्टर सिर्फ और सिर्फ आप ही बनेंगे। सही कह रहे हो। ब्लैक फैंग सोसाइटी मेरे नाम का इस्तेमाल करके करना क्या चाहती है? वर्ल्ड टूर्नामेंट में सबका स्वागत है। इस बार कई मास्टर्स ने हिस्सा लिया है। कौन से मास्टर? 3 साल पहले वाले ब्लैक ड्रैगन को छोड़कर तुम में से मास्टर कहलाने लायक कौन है? हाँ? इन 3 सालों में तुमसे लड़ना बच्चों का खेल लगता है। बिल्कुल मजा नहीं आता है। उम्मीद है इस साल कोई तो बराबर की टक्कर लेने वाला आया होगा। हाँ? बराबर की टक्कर लेने वाला आया होगा। हाँ?
हाँ? इतनी खामोशी, बुरा लगा क्या? ऐसा है तो आओ, लड़ो फिर। हाँ? आ रहा हूँ। भाई इस जापानीज फाइटर को अपना कमाल दिखा दो। तुम्हें देखकर लगता तो है तुम्हारे पास कुछ स्किल्स होंगी, पर कोई बात नहीं। हाँ, सही लग रहा है। मेरे स्किल्स बहुत अच्छे हैं। तुम्हें तो आज बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगा। इसकी स्किल्स वाकई अच्छी है। बड़े भाई, ये मास्टर तो किसी काम का ही नहीं था। और कौन आएगा? हाँ? भाई, इसे सबक सिखाओ। नहीं रोजी, अभी नहीं। क्या हुआ आप? किसी में लड़ने की हिम्मत नहीं है क्या? डर गए तुम सब लोग? भाई देखो, प्रेसिडेंट आ गए। प्रेसिडेंट, आपको इसे सलाह देनी चाहिए। इसने हमारे देश के फाइटर का मजाक बनाया है। प्रेसिडेंट आ गए। अब इस जापानीज फाइटर की खैर नहीं। ये नकली ब्लैक ड्रैगन यहाँ सच में लड़ाई रोकने आया है। ब्लैक ड्रैगन, तुम्हारे चाइना के फाइटर्स में बिल्कुल ताकत और तमीज नहीं है। रुको, जल्दी से घुटनों पर बैठकर मिस्टर घोस्टविंग से माफी मांग। क्या? जल्दी घुटनों पर बैठो और मिस्टर घोस्टविंग से माफी मांगो। मैंने सही सुना क्या? ये लोग हमें एक जापानीज फाइटर से माफी मांगने को कह रहे हैं? ब्लैक ड्रैगन, इसने हमारे चाइना के फाइटर्स की बेइज्जती करी है। ये क्या तमीज है? हाँ? मिस्टर घोस्टविंग इतनी दूर से टूर्नामेंट में आए हैं, तुम लोग उनसे ऐसा बर्ताव करोगे? क्या हम लोगों ने यही सिखाया है? मिस्टर ड्रेक, माफी तो इससे मांगनी चाहिए। मार्शल आर्ट वर्ल्ड में हमेशा ताकतवर लोगों की सलामी होती है। अगर इन्होंने 2-4 बातें सुना भी थी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मिस्टर ड्रेक, आप चाइना की ब्लैक फैंग सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, फिर भी आप इस जापानीज फाइटर की साइड ले रहे हैं। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा। तुम लोगों ने मिस्टर घोस्टविंग की रिस्पेक्ट ना करके गलती की है, इसलिए तुम लोगों को इनसे माफी मांगनी पड़ेगी। अगर कोई हमारे सामने हमारे चाइना के फाइटर्स की डिसरिस्पेक्ट करे और हम उस पर कोई एक्शन ही ना ले तो ये ज्यादा खराब चीज है। तो तुम माफी नहीं मांगोगी? इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट होकर भी तुम अपने देश के फाइटर्स को नीचा दिखा के दूसरे देश के फाइटर्स का साथ दे रहे हो। इस सब के बाद तुम प्रेसिडेंट कहलाने लायक नहीं हो। बिल्कुल। बस, प्रेसिडेंट के साथ ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे हुई? रुक जाओ। तो तुम कह रहे हो कि मिस्टर घोस्टविंग जापानीज फाइटर हैं, तो मुझे उनकी साइड नहीं लेनी चाहिए? हाँ बिल्कुल। कोई हमारे देश में आकर हमसे बदतमीजी करे फिर भी हम माफी मांगे? हाँ, क्योंकि मिस्टर घोस्टविंग ब्लैक फैंग सोसाइटी का हिस्सा है और इस बार टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाने में ब्लैक फैंग का बहुत बड़ा रोल है। ऑर्गेनाइजर हो तो क्या, हम इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। सही कहा, हम नहीं खेलेंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी, हमें कोई परेशानी नहीं है। पर तुम लोग यहाँ अपने स्कूल्स को रिप्रेजेंट करने आए हो। क्या तुम यहाँ से क्विट करके अपने स्कूल्स का नाम डुबाकर ब्लैक फैंग के खिलाफ जाना चाहते हो? अभी भी मौका है, माफी मांग लो। मैं माफी मांगता हूँ। माफी मांगता हूँ। भाई, अब क्या होगा? अभी तो बहुत अकड़ दिखा रहे थे तुम लोग। हाँ? अब क्या हुआ? डर लग गया क्या? तुम लोग तो ब्लैक फैंग के सिक्योरिटी गार्ड से भी गए गुजरे हो। मिस्टर घोस्टविंग, अब तो ठीक है ना? प्रेसिडेंट साहब, हमारे यहाँ माफी ऐसे नहीं मांगी जाती। इन लोगों को अच्छे से घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगनी चाहिए। सुनाई नहीं दिया? घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। क्या? ये हद पार कर रहे हैं। ड्रेक, तुम्हें अपने देश चाइना के मार्शल आर्टिस्ट की बिल्कुल परवाह नहीं है।
हमारी ब्लैक बैंक सोसाइटी सबसे ताकतवर है। देश भर से बड़े बड़े मार्शल आर्टिस्ट इसे ज्वाइन करने के लिए मिन्नतें करते हैं। तो मुझे इन मामूली आर्टिस्टों से क्या फर्क पड़ेगा? तुम ताकतवर हो तो क्या हुआ, कुछ भी करोगे क्या? बिल्कुल, ताकतवर लोग कुछ भी कर सकते हैं। तुमने सुना नहीं? जल्दी से घुटनों पर बैठकर मिस्टर घोस्टविंग से तुरंत माफी मांगो, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं। क्या तुम नहीं मांगोगे? ठीक है, टूर्नामेंट के बाद ब्लैक बैंक सोसाइटी हिसाब बराबर करने के लिए तुम्हारे पास कोई बंदा भेजेगी। फिर देखेंगे तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। तैयार रहना। तुम? ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ। कोई जरूरत नहीं है इन लोगों के सामने झुकने की। हर फाइटर रिस्पेक्ट का हकदार है। माफी तो ये मांगेंगे। तुम्हारा इरादा क्या है? तुम ही ने कहा था मार्शल वर्ल्ड में ताकत ही मायने रखती है। तो अगर हम इस जापानीज फाइटर को हरा दें तो ये हमसे माफी मांगेगा? क्या कहा तुमने? तुम सारे के सारे फाइटर्स डरपोक हो। है किसी में दम? हाँ? तुम जैसे को संभालने के लिए मुझे लड़ने की जरूरत नहीं। रोजी, तुम जाओ। मैं कैसे? भरोसा रखो, मैं हूं ना। मेरी ताकत उसके मुकाबले में बहुत कम है। तुम मदद कैसे करोगे? सांस स्थिर रखो, एनर्जी को महसूस करो। अब ये नई रोजी जीतने के काबिल है। जाओ, उसे अच्छे से सबक सिखाओ। डेविड, तुम खुद तो डर रहे हो और अपनी बहन को भेज रहे हो। मेरा भाई भी नहीं हरा सका, क्या ये हराएगी? वो इसे मार डालेगा। मुझे अपने भाई पर भरोसा है। रोजी, इसे हराकर इसकी अकल ठिकाने लगा देना और हमारे देश की शान बढ़ा देना। अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? इस देश के मर्द मुसीबत के वक्त औरतों को आगे कर देते हैं क्या? तुम डरपोक हो, सिर्फ खड़े खड़े तमाशा देख सकते हो। अगर एक औरत से भी नहीं जीत पाए तो तुम अपने देश के लोगों को क्या मुंह दिखाओगे? अगर एक औरत से भी नहीं जीत पाए तो तुम अपने देश के लोगों को क्या मुंह दिखाओगे? बस अब बोलना मत कि औरत का लिहाज नहीं किया। ये कैसी जादुई चाल है? ये हमारे देश की असली मार्शल कला है। वाह, बहुत बढ़िया। वाह, बस ऐसे ही हमारे देश की शान बुलंद करो। भाई, मैंने कैसा किया? बहुत बढ़िया। रोजी, संभल कर। पीठ पीछे वार मार्शल बॉय के नियम के खिलाफ है। तुम इसी लायक हो। हार मानता हूँ। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अभी तो बहुत अकड़ दिखा रहे थे। हमारे चाइना के फाइटर्स को नीचा दिखाया था ना, निकल गई हवा। उसने हार मान ली है ना, फिर जानलेवा वार क्यों कर रही हो? प्रेसिडेंट साहब, उसने तो हम पर जरा भी रहम नहीं किया। हाँ, अगर इसका भाई बीच में ना आता तो वो इस लड़की पर वार कर चुका होता। ठीक है, मैं ऐलान करता हूँ, ये मैच रोजी जीतती है। ये सब तमाशा यहीं खत्म किया जाए। अरे वाह प्रेसिडेंट, मेरी बहन जीत गई तो? कैसे? ये कौन सी जगह है? ब्लैक बैंक सोसाइटी की लैब में तुम दोनों का स्वागत है। ड्रेक, तुम क्या करने वाले हो? जाहिर है तुम दोनों पर एक्सपेरिमेंट्स करूंगा और क्या। तुम दोनों मिस्टर घोस्टविन को हरा सकते हो। तुम टॉप टेस्ट सब्जेक्ट्स हो। मैं जानना चाहता हूँ, इतनी कम उम्र में तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कैसे आई? तुम्हारे अंदर से तो बढ़िया जीन्स इनहेंसमेंट सीरम निकलेगा, है ना? मेरे भाई से दूर रहो। ज्यादा शोर मत मचाओ। वैसे तुम्हारे पास इतनी ताकत आई कैसे? इस पर रिसर्च करना तो बनता है। तो ये टूर्नामेंट भी तुम्हारी ब्लैक फैंग सोसाइटी की साजिश थी? तुम लोगों ने ब्लैक ड्रैगन का नाम लेकर दुनिया भर से बड़े बड़े मास्टर्स को बुलाया ताकि उन्हें पकड़ सको। घटिया लोग। हो तो तुम समझदार,
पर यह बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि हमारे प्रेसिडेंट असली ब्लैक ड्रैगन नहीं है? ब्लैक ड्रैगन नकली है? नकली इंसान की पहचान हो ही जाती है। सही कहा। तुम लोग ब्लैक ड्रैगन के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। वो आएंगे तो तुम्हारी बैंड बजा देंगे। वो डरपोक ब्लैक ड्रैगन, उससे कौन डरता है? आज के बाद हमारी ब्लैक फैंग सोसाइटी सारे फाइटर्स का डेटा जमा कर लेगी। फिर उसके बाद चाहे कितने भी मार्शल मास्टर सामने आ जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज के लिए इतना काफी है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो जाओ। एक्सपेरिमेंट की शुरुआत इस लड़की से करते हैं। इस लड़की से शुरू करते हैं। तुम क्या चाहते हो? ब्रेक। रोजी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अरे घबराओ मत, हमारे एक्सपेरिमेंट के पहले स्टेप में चाकू वगैरह नहीं इस्तेमाल होंगे। इसमें बस तुम्हें मेरे फाइटर से लड़ना है। अगर तुमने इसे हरा दिया तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। क्या सच में इसे हराना है? ये इतना आसान नहीं है। इसे तो मैं अभी हरा दूंगी। संभल के, इसके पीछे जरूर कोई चाल होगी। फिक्र मत करो भाई, उसके पैर तो देखो, फाइटर लग ही नहीं रहा। रोजी के अंदर अभी भी मेरी दी हुई गई शक्तियां हैं। फिर ये आम इंसान ये मूव्स कैसे झेल पा रहा है? कहा था ना, इसे सबक सिखाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब अगली धमाकेदार किक के लिए तैयार हो जाओ। ब्लैक टाइगर, हमारे पास काफी डेटा आ गया है। शुरू करो। पहले लेफ्ट लेग, फिर राइट पंच। रोजी। लेफ्ट लेग, फिर राइट पंच। रोजी। इससे मेरे मूव्स के बारे में कैसे पता लगा? अब से तुम ब्लैक टाइगर को छू भी नहीं पाओगी। ये नहीं हो सकता। राइट पंच, बेंडेड लेफ्ट एल्बो, फिर राइट साइड से लेफ्ट की ओर टर्न। रोजी। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ब्लैक टाइगर के चश्मे ब्लैक फैंग सोसाइटी का टॉप प्रोडक्ट है, प्रीमियम केयर। इसमें सारे फाइटर्स के मूव्स का डेटा पड़ा है। ये तुम्हारे हर एक मूव को एनालाइज करता है। क्या? इन चश्मों के साथ अगर हमारी जीन्स एनहांसमेंट पोशन मिल जाए तो एक आम आदमी भी बहुत ही जल्द ग्रैंड मास्टर के लेवल तक पहुंच सकता है। तुम जैसे कड़ी ट्रेनिंग करने वाले फाइटर्स, अब तुम्हारी ट्रेनिंग किसी काम की नहीं रही। अब इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, लगता है इस लड़की में दम था। इसका काम तमाम करो। लगता है निकल गई इस लड़की की हवा। इसका काम तमाम करो। मेरी बहन को छुएगा, मार डालूंगा। रोजी, तुम ठीक हो? भाई, मैं ठीक हूँ। शुक्र है, अब तुम्हारा भाई इनकी हड्डी पसली कर देगा। तुम करोगे? वुल्फ पैंथर। रोजी। राइट स्ट्रेट पंच, जंपिंग साइड किक। या तुम्हारी ये एनालिसिस मेरी असली ताकत के सामने नहीं टिकेगी। भाई, बहुत बढ़िया। राइट स्ट्रेट पंच, जंपिंग साइड किक। तुम्हारी ये एनालिसिस मेरी असली ताकत के सामने नहीं टिकेगी। भाई, बहुत बढ़िया। लड़के, तुम में दम तो है, लेकिन इन लूजर्स को हरा के क्या उखाड़ लिया? अब तुम्हें मेरा सामना करना होगा, फिर मैं तुम्हें चींटी की तरह मसल दूंगा। अब देखना तुम। बातें मत बनाओ, आ जाओ। राइट की तरफ होकर बचो। तो यकीन नहीं हुआ? तुम बचोगे नहीं।
फिर से आओ। चाहे कितनी भी बार आ जाओ, नतीजा वही होगा। तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। वार किया तो मरोगे। तुम्हारे हर सांस, हर मसल कॉन्ट्रैक्शन मैं सब कैलकुलेट कर लूंगा। तुम जो टेक्निक यूज करोगे, मेरे पास उनका बचाव और वार सब है। चाहे तो आजमा कर देख लो। तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा और निराश ही होना पड़ेगा। तुम मुझे कुछ नहीं कर पाओगे। भाई बिल्कुल गलत। असली मार्शल आर्टिस्ट एक ही टेक्निक पे डिपेंड नहीं करता। तुम करो कैलकुलेट, मैं पैटर्न बदल के तुम्हारी एनालिसिस को चकमा दे दूंगा। बदतमीज, बहुत अकड़ रहे हो। ठीक है फिर, देखता हूँ तुम क्या करते हो। तमीज, बहुत अकड़ रहे हो। ठीक है फिर, देखता हूँ तुम क्या करते हो। बहुत बढ़िया। चाहे जितनी तेज हो, नजर ना आए तो बेकार है। निकम्मे, प्रेसिडेंट के सिवा मैं आज तक किसी तीसरे से नहीं हारा। तुम इस बुढ़ापे में नौजवानों से मुकाबला करने चले हो। अब तुम चाइना के बेस्ट फाइटर्स में नहीं गिने जाओगे। आज मैं तुम्हारा काम तमाम करता हूँ। ये हमारी ब्लैक फैंग सोसाइटी का जीन इनहेंसमेंट पोशन है, जो मेरी ताकत को 10 गुना बढ़ा देगा। तुम्हारी ये टेक्निक्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जिसको अपनी ताकत पोषण से बढ़ानी पड़े, उससे मैं क्या ही डरूं। ताकत तब चलती है जब दिल दिमाग एक हो और मार्शल आर्ट की विद्या में फाइटर की पकड़ हो। मुंह बंद करो। अब मेरी ताकत बेमिसाल है। इस एक मुक्के से तुम्हें चूर चूर कर दूंगा। अच्छा ऐसा है, मैं दिखाता हूँ अपनी असली ताकत। नामुमकिन, मैंने एनहांसमेंट पोशन लिया है। तुम्हारी ताकत ज्यादा हो ही नहीं सकती। रुको, तुम्हारा उससे कोई मुकाबला नहीं है। तुम इसके मुकाबले के नहीं हो। प्रेसिडेंट, मुझे एक और मौका दो। मैं पक्का इसे खत्म कर दूंगा। तुम इसे हरा ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये वही है जिसे मैं काफी टाइम से ढूंढ रहा था। ब्लैक ड्रैगन। भाई, आप ब्लैक ड्रैगन हो? तो तुम ही हो ब्लैक ड्रैगन। भाई, ये सच है? आप ही ब्लैक ड्रैगन हो? तुमने एक बार कहा था ना, तुम्हारा भाई कोई हीरो होना चाहिए, तो बस अपनी बहन के लिए मैं बन गया ब्लैक ड्रैगन। ब्लैक ड्रैगन, आखिर तुम सामने आ ही गए। ये सच है? आप ही ब्लैक ड्रैगन हो? तुमने एक बार कहा था ना, तुम्हारा भाई कोई हीरो होना चाहिए, तो बस अपनी बहन के लिए मैं बन गया ब्लैक ड्रैगन। ब्लैक ड्रैगन, आखिर तुम सामने आ ही गए। तुम कौन हो और मेरा नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे थे? क्योंकि ब्लैक ड्रैगन का नाम चलता है। इसी नाम के सहारे मैंने ब्लैक फैंग सोसाइटी खड़ी की। भाई, इस धोखेबाज को खत्म कर दो। 3 साल पहले हमने तुम्हारी माँ को बहुत सताया, ताकि उनके जरिए तुम तक पहुंच सकूं। पर सोचा नहीं था कि तुम जैसा डरपोक अपनी माँ को मुसीबत में देखकर भी सामने नहीं आएगा। इन 3 सालों में तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। तुम माँ के कातिल तुम हो। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कोई फायदा नहीं है। प्रेसिडेंट के सामने तुम एक पल के लिए भी नहीं टिक सकते। डेविड, तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा निराश किया है। मैं तुम्हें अपना आइडियल मानता था, पर पता नहीं था कि तुम्हारे स्किल्स भी कुछ खास नहीं है। आज तुम्हें एक और मौका देता हूँ। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को यहाँ से जाने दूंगा। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी।
तुम तैयार हो जाओ। ये तो बहुत पतला है। सोचा नहीं होगा ना, मेरे जैसा कोई दुबला पतला नॉन फाइटर तुम्हारे साथ यानी ब्लैक ड्रैगन के साथ मुकाबला कर पाएगा। कौन सी उल्टी सीधी टेक्निक सीख ली है तुमने? टेक्निक? मैं तो बस टेक्नोलॉजी की मदद से ताकतवर बन रहा हूँ। टेक्नोलॉजी? जानते हो कैसे? मुझे बचपन से ही मार्शल आर्ट्स का बहुत शौक था, पर शुरू से कमजोर था, इसलिए सीख ही नहीं पाया। तभी मैंने रिसर्च शुरू की और ये मार्शल सिस्टम बनाया। इसकी मदद से तो एक कमजोर आदमी भी तुम जैसे फाइटर्स को हरा सकता है। ये सब क्यों किया? डेविड, आज मैं जहां तक पहुंचा हूं उसका क्रेडिट तुम्हें ही जाता है। मुझे क्यों? क्या तुम्हें याद नहीं है? ब्लैक ड्रैगन। हम पहले मिले हैं? तुम्हें याद नहीं होगा, उस वक्त तुम मार्शल वर्ल्ड की चोटी पर बैठे ब्लैक ड्रैगन मार्शल मास्टर थे। तुम्हें मेरे जैसा मामूली आदमी कैसे याद होगा? ब्लैक ड्रैगन, ब्लैक ड्रैगन। छोड़ दो। ब्लैक ड्रैगन, बचपन से मुझे मार्शल आर्ट्स का जुनून है, पर मैं जन्म से कमजोर हूं, इसलिए प्रैक्टिस नहीं कर सका। क्या आप मुझे थोड़ी गाइडेंस देंगे? तुम में दम नहीं है, पहले अपनी हिफाजत करना सीखो। तुम खुद को समझते क्या हो? मैं जरूर तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। देखना तुम्हारी एक लाइन ने मेरी सारी उम्मीदें कुचल दी। उसी पल से मैंने कसम खाई कि चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं हर हाल में तुमसे आगे निकलूंगा। फिर मैंने कई फाइटर्स को अगवा किया, उनके जीन निकाले और जीन पोशंस बनाए, तब जाकर आज ये ताकतवर ब्लैक फैंग सोसाइटी खड़ी हुई है। बेवकूफ, मार्शल आर्ट्स शरीर को मजबूत बनाने और कमजोरों की हिफाजत के लिए होता है। अगर ताकत पाने के लिए तुम दूसरों की कुर्बानी दोगे तो तुम्हारी ताकत कोई मायने नहीं रखती। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली मार्शल आर्ट्स। ठीक है, आज मैं भी तुम्हें दिखा देता हूँ तुम्हारी इतने सालों की मेहनत और मेहनत से सीखी हुई स्किल्स टेक के सामने कोई औकात नहीं रखती। भाई संभल कर। राइट पंच, राइट एल्बो स्ट्राइक, फिर लेफ्ट नी लिफ्ट। प्रेसिडेंट के टेक क्लासेस तुम्हारी मूव्स को एनालाइज कर रहे हैं। भाई ऐसे में तुम्हारी टेक्निक सामने ही आएंगी। तुम्हारी ताकत तो सच में काफी ज्यादा है। प्रेसिडेंट की इस टेक्नोलॉजी के सामने ब्लैक ड्रैगन भी फेल है। सो कॉल्ड ब्लैक ड्रैगन, बस इतनी ही ताकत थी। अभी माफी मांगो तो तुम दोनों भाई बहन को छोड़ दूंगा। पहले डर लगता था कहीं ज्यादा फोर्स से किसी की जान ना चली जाए, पर आज मैं खुद को नहीं रोकूंगा। स्काई ब्रेकर! कमाल कर दिया भाई। इंटरेस्टिंग। सालों पहले मैं तुम्हें अपना आइडल मानता था, पर आज मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। ये क्या? इसके मसल्स कैसे आ गए? अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। बन जाओगे? नहीं, फाइटर्स को तुम ऐसे नहीं खत्म कर सकते। इस दुनिया पर हमारी ब्लैक फैंग सोसाइटी का राज होगा। बच्चों, आज तुम में से कोई नहीं बचेगा। तुम भी टेस्ट सब्जेक्ट्स बन जाओगे। नहीं, फाइटर्स को तुम ऐसे नहीं खत्म कर सकते। सालों की मेहनत से तराशा हुआ मार्शल आर्ट वक्त का निचोड़ होता है, रूह से जुड़ी ताकत होती है, और झूठे डेटा पर चलने वाले ढोंगी उसका मुकाबला कभी नहीं कर सकते। बेवकूफ, अभी तक होश नहीं आया। मार्शल वर्ल्ड का ये मिथ खत्म करने का वक्त आ गया। तैयार हो जाओ।
बैकफिस्ट, बॉडी सिंक, बिजली सी रफ्तार, एक झटके में 100 दुश्मनों को मार गिराने का जोर, कॉइल्ड स्टैंस, लाइटिंग किक। बचोगे नहीं। कई लोग सारी जिंदगी एक ही ट्रिक पे लगा देते हैं, भाई। पर असली जीत तब होती है जब सबको मिलाकर फ्लो बनाया जाए। ये नामुमकिन है। कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब हाथों में भी तलवार की नोक की ताकत आ जाती है। नामुमकिन, तुम्हारी मूव्स बदल कैसे गई? स्किल्स का कंट्रोल दिल और दिमाग से होता है। ये डेटा शीट्स कभी इंसान के बदलते इरादे कंप्यूट नहीं कर सकती। मैं नहीं मानता, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारा हर मूव प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। इस बार मैं तुम्हें कुचल दूंगा। ये तो वाइल्ड स्नेक वेनम मूव है और ये तो खास फ्लोइंग फरी टेक्निक है। भाई आप तो सच में मार्शल मास्टर हो। आपको तो सारी टेक्निक्स आती है। ऐसे टैलेंटेड लोग दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। एनालिसिस एरर। नहीं, जल्दी से एनालिसिस करो। नामुमकिन, तुम मेरी टेक्नोलॉजी को नहीं हरा सकते। हजारों सालों से चलती आ रही मार्शल आर्ट टेक्निक लाखों फाइटर्स की कड़ी मेहनत है, और तुम्हें लगता है उनके एसेंस और अपनी इस टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ ही सालों में तुम उन्हें रिप्लेस कर सकते हो? बहुत ही बेकार सोच है तुम्हारी। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आज मैं तुम्हें झूठा साबित करके रहूंगा। तो आओ फिर। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। भाई जबरदस्त, आखिर हमने बदला ले लिया। हाँ भाई, पर अब आगे क्या करना है? बस अपनी ब्लैक ड्रैगन की कुर्सी संभालूंगा और मार्शल वर्ल्ड को सुधारूंगा। हमारी दुनिया के 7 अजूबों में शामिल गीजा के ग्रेट पिरामिड्स ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है दोस्तों, क्योंकि इस बार पिरामिड्स में कुछ ऐसा देखने को मिला है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है। कुछ ऐसा जो आपको भी हैरान और परेशान कर देगा। इसलिए दोस्तों कमर कस लीजिए, कहीं ऐसा न हो कि पिरामिड्स की एक भयानक और रहस्यमय खोज को देखकर आपके पैरों तले जमीन ही खिसक जाए। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारी दुनिया में कई ऐसी रहस्यमय जगहें हैं जिनमें से एक पिरामिड भी है, जो बाहर से देखने में तो एक बड़े और विशाल स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देते हैं। और वैज्ञानिकों के रिसर्च में सामने आया है कि गीजा के पिरामिड्स दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक हैं, क्योंकि अभी तक वैज्ञानिक 4500 साल पुराने इस पिरामिड की बनावट की ही चर्चा करते आए हैं। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने द ग्रेट पिरामिड के मुख्य प्रवेश द्वार के करीब 9 मीटर यानी 30 फीट लंबा एक छिपा हुआ गलियारा खोज निकाला है। कई लोगों का तो यहाँ तक मानना है दोस्तों कि इन पिरामिड्स का निर्माण एलियंस ने करवाया है। वैसे ये तो अभी क्लियर पता नहीं है कि इन पिरामिड्स को एलियंस ने बनवाया है या फिर किसी और ने, पर इनसे जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। मिस्र के अधिकारियों का कहना है कि पिरामिड्स के अंदर की खोज स्कैन पिरामिड प्रोजेक्ट के तहत की गई है। इसकी खोज के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम ने 2015 से इंफ्रारेड थर्मोग्राफी, 3D सिमुलेशन और कॉस्मिक रे इमेजिंग सहित ढांचे को नुकसान न पहुंचाने वाली तकनीकों का उपयोग कर रही है। अभी तक हमने गीजा के पिरामिड्स के बारे में जितना भी जाना है दोस्तों, उसने हमें काफी हद तक चौंका कर रख दिया है। पर ये सभी इन्वेस्टिगेशन काफी ज्यादा प्राइवेट तरीके से की जाती हैं और इसके बारे में गवर्नमेंट ज्यादातर किसी को जानकारी नहीं देती है। और यहाँ की गवर्नमेंट तो
तो टूरिस्ट को पिरामिड में घुसने तक नहीं देती है। इसके अलावा समय समय पर दूसरे देशों के रिसर्चर्स वैज्ञानिकों ने जो पिरामिड्स पर अभियान चलाए हैं उनमें भी वो अभी तक पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए हैं। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि पिरामिड के अंदर पिरामिड के एक अतिरिक्त भाग में राजा के मकबरे के ऊपर 5 बड़े बड़े कमरे बनाए गए थे। इनका काम पिरामिड के वजन को आपस में बांटना था। पिरामिड के पत्थरों में एक छोटे से जोड़ के माध्यम से जापान के वैज्ञानिकों द्वारा 6 मिमी मोटी एंडोस्कोप के जरिए इस गलियारे की तस्वीर ली गई थी। इसका पता कॉस्मिक रेडियोन रेडियोग्राफी के माध्यम से चला था। इसलिए आज हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों कि आखिर क्यों हम पिरामिड के अंदर नहीं जा सकते और वहाँ की गवर्नमेंट आम लोगों को पिरामिड्स के अंदर जाने से क्यों रोकती है। आखिर वह कौन से कारण हैं जिससे हम पिरामिड को चाहकर भी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। हजारों लाखों लोग हर साल पिरामिड देखने के लिए इजिप्ट जाते हैं और सभी के सभी लोग इसके स्ट्रक्चर को ही देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कैसे आज से 4500 साल पहले हम इंसानों ने बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के इतने बड़े स्ट्रक्चर का निर्माण किया होगा। इन पिरामिड्स की ऊंचाई 481 फीट के करीब है और इसमें प्रयोग किए गए पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि एक लाइमस्टोन पत्थर है जो ज्यादा गर्मी में एक्सपेंड हो जाते थे और ठंडे होने पर फिर से ये नॉर्मल हो जाते थे। ऐसा लाइमस्टोन आपको अपनी पूरी पृथ्वी पर किसी और जगह देखने को नहीं मिलेगा। आप ये भी कह सकते हैं कि पिरामिड पूरी तरह से भूकंप निरोधी है, क्योंकि आज तक किसी भी भूकंप के कारण इन पिरामिड्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये पिरामिड पूरी तरह से भूकंप निरोधी हैं। याद रहे दोस्तों कि ये पिरामिड्स तब बनवाया गया था जब कोई आधुनिक यंत्र या कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी। इन पिरामिड्स को बनाने में प्रयोग किए गए एक पत्थर का वजन करीब 20,000 किलो से लेकर 70,000 किलो तक है और एक के ऊपर एक पत्थर रखकर ये पिरामिड बनाया गया है। आपको यह सोचकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी दोस्तों कि उन्होंने ये सब आखिर कैसे किया, क्योंकि आज की आधुनिक क्रेन भी 20,000 किलो से ज्यादा वजन नहीं उठा सकती है और 70,000 किलो के पत्थर को उठाना सोचकर ही अजीब लगता है। मिस्र के पिरामिड वहाँ के तत्कालीन फैरो सम्राट गढ़ों के लिए बनाए गए स्मारक स्थल हैं, जिनमें राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित रूप से रखा जाता था और इन्हीं शवों को ममी कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि उनके शवों के साथ खाद्यान्न, पेय पदार्थ, वाद्य यंत्र, हथियार, वस्त्र, गहने, बर्तन, जानवर एवं कभी कभी तो सेवक सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। हालांकि हैरान करने वाली बात तो यह है दोस्तों कि राजा के तहखाने में ना तो राजा की मम्मी मिली है और ना ही रानी के तहखाने में रानी की मम्मी, जबकि इस पिरामिड को उनके शवों के संरक्षण के लिए ही बनाया गया था। अब इसका क्या रहस्य है? ये तो एक रहस्य ही बना हुआ है। इसके रहस्य के बारे में अभी आगे बात करेंगे दोस्तों, पर सबसे पहले अपने सवाल का जवाब जान लेते हैं कि आखिर इजिप्टियन गवर्नमेंट टूरिस्ट को गीजा के पिरामिड के अंदर देखने या उसको पूरी तरह से एक्सप्लोर करने की इजाजत क्यों नहीं देती और क्यों हम चाहकर भी गीजा के पिरामिड्स को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। तो इसके कई कारण है दोस्तों, जिसके कारण आम लोगों को इजिप्ट की सरकार पिरामिड्स के अंदर जाने की इजाजत नहीं देती है। तो आइए जानते हैं आखिर क्यों। रीजन नंबर 1, पिरामिड्स को किसी बड़े डैमेज से बचाने के लिए, क्योंकि गीजा का पिरामिड 4500 साल पुराना है और ये जिस तरह से बनाया गया है उस तरह से इसे बाहर से देखने पर ये काफी ज्यादा मजबूत दिखता है, पर अंदर से इसमें कई ऐसे कमजोर पॉइंट्स हैं जिसके कारण पूरे पिरामिड को नुकसान पहुंच सकता है। कई रिसर्च में ये भी देखा गया है कि पिरामिड का ज्यादातर स्ट्रक्चर कुछ छोटे छोटे पॉइंट पर बैलेंस है और अगर कोई जानबूझकर या गलती से इन छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है तो पिरामिड को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। और शायद यही कारण है कि यहाँ की सरकार नहीं चाहती कि पिरामिड के अंदर साधारण लोगों को जाने की परमिशन दी जाए, क्योंकि उनके हिसाब से आम आदमी कुछ ज्यादा ही गलती कर सकता है जिससे पिरामिड के इतिहास पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। रीजन नंबर 2, पिरामिड्स में हुई ऐतिहासिक चोरियां। एक समय था दोस्तों जब पिरामिड को देखने के लिए सभी लोगों के लिए खुला रखा जाता था और लोग उस समय पिरामिड के अंदर आसानी से आया जाया करते थे। यह काफी पुराने समय की बात है। उस समय पिरामिड से कई बेशकीमती चीजों की चोरी हुई थी, जिससे पिरामिड के इतिहास को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। यही कारण है कि अब इजिप्टियन सरकार नहीं चाहती है कि पिरामिड से जुड़े इतिहास की किसी भी चीज की चोरी हो या फिर पिरामिड को कोई भी नुकसान पहुंचे। शायद यही कारण है कि वहाँ की सरकार बाहर के नागरिकों को पिरामिड्स के अंदर जाने की अनुमति नहीं देती है। इसके साथ ही गीजा के पिरामिड
पिरामिड परिसर के आसपास में घूमने लायक कई प्रमुख पर्यटन और आकर्षण स्थल हैं, जिनमें सोलर बोट म्यूजियम, पिरामिड ऑफ खाफरे या चिफ्रेन का पिरामिड आदि शामिल हैं। ये सभी जगहें भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। पिरामिड में मौजूद राजाओं की कब्र के रिस्पेक्ट में आप में से ज्यादातर लोग सिर्फ इतना ही जानते होंगे कि पिरामिड सिर्फ राजाओं की कब्र है, पर आपको जान यह भी लेना चाहिए दोस्तों कि इजिप्ट के लोगों के लिए ये सभी राजा काफी मायने रखते थे और शायद यही कारण है कि वहाँ की सरकार अपने राजाओं के रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर बाहरी लोगों को भेजना पसंद नहीं करती है और इसलिए पिरामिड में जाने पर रोक लगाई गई है। अब हम आपको पिरामिड से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में भी बता देते हैं जो आपको वास्तव में हैरान कर देने वाले हैं। नंबर 1, आपको पिरामिड के इस फैक्ट को जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी दोस्तों, क्योंकि पिरामिड और तारों का एक ऐसा अनोखा संयोग है। अगर आप पिरामिड को रात के अंधेरे में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि तीनों पिरामिड के ऊपर एक संपूर्ण तारामंडल एक सीधी रेखा में स्थित है और इस तारामंडल को ओरियन बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। और आज भी यह एक रहस्य है कि कैसे लगभग 4500 साल पहले लोगों ने तारों की इतनी सटीक लोकेशन को इतना सिंक करके कैसे इस तरह के पिरामिड का निर्माण किया होगा। इसके अलावा काफी समय पहले वैज्ञानिकों ने जब इस पर रिसर्च की थी तो गीजा के पिरामिड के अंदर कई छोटे छोटे कमरों और कई रहस्यमय जगहों की जांच की गई थी, जिसमें वैज्ञानिकों ने इसके अंदर एक मिनी टाइप के रोबोट को भेजा था, लेकिन फिर भी वह पिरामिड के सबसे लास्ट वाले कमरे की जांच करने में असफल रहा, क्योंकि वहाँ का जो सबसे मुख्य दरवाजा था उसका साइज काफी छोटा था, जिसमें से रोबोट का भी जाना काफी ज्यादा मुश्किल था। और इसके बाद भी इस दरवाजे को अंदर से किसी बड़े पत्थर से बंद भी किया गया था, जिसे वह रोबोट पार नहीं कर सकता था, जिसके कारण वैज्ञानिक चाहकर भी इस कमरे में मौजूद चीजों के बारे में जानकारी नहीं जुटा पाए थे। नंबर 2, पिरामिड्स के अंदर बने एलियंस के चित्र। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि पिरामिड में हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स में कई ऐसे चित्र मौजूद हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या सच में हजारों साल पहले एलियंस ने पिरामिड्स को बनाने में इजिप्ट वासियों की मदद की होगी, क्योंकि जिन पेंटिंग्स को पिरामिड के अंदर बनाया गया है उनमें कई सारे यूएफओ दिखाई देते हैं। इसके अलावा इन पेंटिंग्स में कई एलियंस की भी तस्वीरें बनाई गई हैं, इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। वैसे वैज्ञानिकों को काफी ज्यादा उम्मीद है कि वह पिरामिड की 3D स्कैनिंग के जरिए उसके स्ट्रक्चर के बारे में काफी ज्यादा जानकारी जुटा सकते हैं, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों के लिए सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात तो यह है दोस्तों कि अभी हमारे पास इस तरह की 3D टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हो पाई है जो इतने बड़े पिरामिड का एक अच्छा 3D मॉडल बना सके। इसलिए जब तक हम 3D टेक्नोलॉजी विकसित नहीं कर लेते तब तक इसकी गहन रिसर्च के लिए शायद हमें एक लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। नंबर 3, पिरामिड के अंदर बनी रहस्यमय सुरंग। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि पिरामिड राजा महाराजाओं की कब्र के लिए बनाया गया था, पर इन चैम्बर्स में आज तक एक भी मम्मी को नहीं पाया गया है। गीजा के पिरामिड में कई तरह की सुरंगें भी मौजूद हैं, जिन पर आज तक पूरी तरह से रिसर्च तो नहीं की जा सकी है, लेकिन पहले इनमें रोबोट के द्वारा रिसर्च की गई थी, क्योंकि इस जगह की सुरंगें इतनी पतली हैं कि यहाँ किसी इंसान का जाना संभव नहीं है। आपको शायद नहीं पता होगा दोस्तों कि हर सुरंग के अंत में एक पत्थर के दरवाजे से उसे बंद किया गया है, और जब रोबोट को भेजा गया तो देखा कि उस बंद पत्थर के आगे एक और चैम्बर मौजूद है, लेकिन अफसोस कि रोबोट उस चैम्बर में नहीं जा सका। लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसके अलावा पिरामिड में कई और चैम्बर हो सकते हैं जिनका रास्ता उस चैम्बर में मौजूद हो सकता है। यह ग्रेट पिरामिड विशेष प्रकार के चूना पत्थरों से बनाया हुआ है और इसका वजन करीब 5.5 अरब किलो माना जाता है। इस पिरामिड की ऊंचाई 450 फीट के करीब है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि यह ऐतिहासिक पिरामिड वर्ष 1311 तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के रूप में मशहूर रहा है। पिरामिड की संपूर्ण हिस्ट्री, इतिहास में लिखे गए दस्तावेजों और वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक पिरामिड को आज से 4500 साल पहले बनाया गया था। रिसर्चर्स द्वारा इजिप्ट में करीब 115 से भी ज्यादा पिरामिड्स की खोज की जा चुकी है और इन सभी में सबसे ऊंचा और सबसे रहस्यमय पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है। ये पिरामिड करीब 13 एकड़ जमीन में फैला हुआ है और कुछ लोगों के द्वारा यह भी कहा जाता है कि गीजा के महान पिरामिड्स का निर्माण 2560 ईसा पूर्व यानी लगभग 4580 साल पहले किया गया था। माना जाता है कि इसे बनाने में 23 साल का लंबा समय लगा था और इसे बनाने के लिए 1 लाख मजदूरों
ने काम किया था। नंबर 4, पिरामिड के इस फैक्ट के बारे में जानकर आपको बहुत ज्यादा हैरानी होने वाली है दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी का केंद्र भी आज तक का एक सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। क्योंकि अगर आप पूरी पृथ्वी के मानचित्र को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इजिप्ट में मौजूद ये सभी प्रसिद्ध पिरामिड पृथ्वी के उस स्थान में मौजूद है जो पृथ्वी के मैप के ठीक केंद्र में आता है। वैसे ये आज की टेक्नोलॉजी से तो समझा जा सकता है कि पृथ्वी का केंद्र कौन सा है, पर जरा आप सोच कर देखिए कि 4.5 हजार वर्ष पहले जहां लोगों को अपने अलग अलग महाद्वीपों पर मौजूद देशों तक के बारे में पता नहीं था, उनके पास पूरी दुनिया का एक सटीक मैप तक नहीं था। ऐसे में उस समय के लोगों ने पृथ्वी के मैप के ठीक सेंटर में मौजूद जगह पर पिरामिड्स के निर्माण को कैसे किया, आखिर उन्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि आखिर क्यों पिरामिड को इतना खास माना जाता है? इसके पीछे कई कारण हैं। इसमें सबसे ज्यादा इससे जुड़े रहस्य हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक आज तक जानना चाहते हैं, और यही कारण है कि वैज्ञानिक इस पर रिसर्च भी करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आज से 4,500 वर्ष पहले बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी से इस पिरामिड को कैसे बनाया गया होगा, या फिर क्या वास्तव में इन पिरामिड्स का निर्माण एलियंस की मदद से किया गया है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग और रहस्यमयी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।